डेट है आज 13 मार्च 2021। तो आज के करंट अफेयर देख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन हम लास्ट में करेंगे रोज की तरह, जो कुछ करंट अफेयर पे बेस्ड होंगे और कुछ स्टैटिक पोर्शन पे। तो स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। फर्स्ट टॉपिक क्या है? एनुअल डेमोक्रेसी रिपोर्ट। ये अभी रिलीज की है रिपोर्ट। किसने रिलीज की है और इस रिपोर्ट में क्या फाइंडिंग्स है और इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, सारा डिटेल में देखेंगे। लिंगराज टेम्पल अभी रिसेंटली न्यूज़ में है, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। डेफिनेशन है जी एक डिसेबिलिटीज़ एक्ट है, उसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की डेफिनेशन क्या है, ये रिसेंटली न्यूज़ में है, तो एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। इसे देखेंगे क्या है इसकी डेफिनेशन। वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम, इसे कई बार हम पहले भी न्यूज़ में पढ़ चुके हैं, तो रिसेंटली अभी भी न्यूज़ में है ये। इसे डिटेल से देखेंगे क्या ये प्रोग्राम है। व्हाट इज़ स्पेस हरिकेन? स्पेस हरिकेन क्या है जी, एक बार हम पढ़ भी चुके हैं और इसके लिए स्पेशल लेक्चर भी बनाया हुआ है मैंने, तो ये कई बार पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर न्यूज़ में फिर देखेंगे इसे। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क, ये क्या है, किससे रिलेटेड है? PLI सेंटर्स नोड फॉर 33 API एप्लीकेशन। ये API क्या है, PLI स्कीम क्या है, सेंट्रल ने अभी जो 33 API को अप्रूवल दिया है, तो इससे रिलेटेड सारा डिटेल में देखेंगे। प्ली इन सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशन, ये न्यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे देखेंगे। प्री और मेंस के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। मोबिलाइजिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल फाइनेंसिंग इन इंडिया, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए क्या कर सकते हैं फाइनेंस करने के लिए या उन्हें प्रमोट करने के लिए, जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स होते हैं, उससे रिलेटेड ये न्यूज़ है, उसे देखेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक क्या है? एनुअल डेमोक्रेसी रिपोर्ट, ये रिसेंटली अभी रिलीज़ की है। इसका जो टाइटल रखा गया है ना इस रिपोर्ट का, वो टाइटल क्या है? ये टाइटल है ऑटोक्रेटाइजेशन गोज वायरल। ये 5th एनुअल डेमोक्रेसी रिपोर्ट है जी, मतलब 5वीं रिपोर्ट निकाली गई है और एनुअल रिपोर्ट निकलती है, मतलब हर साल में। ये भी आ जाता है कि उसमें एग्जाम में कि एनुअल है या बाई एनुअल है या बाई इनियल है, मतलब साल में एक बार निकाली जाती है या 2 साल में एक बार या साल में, तो ये एनुअल भी याद रखना आपको, एनुअल रिपोर्ट है। और जो टाइटल रखा गया है इसका, ऑटोक्रेटाइजेशन गोज वायरल। ऑटोक्रेटाइजेशन का मतलब क्या है जी? ऑटोक्रेटाइजेशन देखो जी, बना है ऑटोक्रेसी से मिलके। ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी का मतलब जानते हो आप? ऑटोक्रेसी को हिंदी में बोलते हैं AUTOCRACY, ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी का मतलब होता है जी निरंकुशता, हिंदी में। मतलब क्या है जी, इसका डेफिनेशन कैसे समझेंगे? देखो जी, ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम, किसी कंट्री में ऐसा सिस्टम हो, राजतंत्र हो, पॉलिटिकल सिस्टम, जिसमें सिर्फ एक ही आदमी का राज चलता हो, एक ही रूलर हो, वो ही सारा रूल बनाए, वो ही सारे ऑर्डर जारी करे, वो जो कुछ कहे बस उसी की बात मानने हो। ऐसा कोई सिस्टम है जी, ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम? बिल्कुल है जी। एग्जाम्पल देख सकते हो आप, सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो है जी नॉर्थ कोरिया का। नॉर्थ कोरिया आपने पढ़ा ही होगा इसके बारे में। नॉर्थ कोरिया, ये जापान के पास एक कंट्री है जी नॉर्थ कोरिया, तो वहाँ पे ऑटोक्रेसी है। और भी जैसे मिडल ईस्ट की कंट्री है जी, वहाँ पे भी ऑटोक्रेसी है जी, बहुत सारी कंट्री है, जैसे सऊदी अरबिया हो गई आपकी, ऐसे एग्जांपल देख सकते हो आप। तो इस रिपोर्ट का नाम भी रखा है जी ऑटोक्राइजेशन गोज वायरल। ये डेमोक्रेसी रिपोर्ट भी बोलते हैं जिसे। ये 5th रिपोर्ट निकाली गई है, किसने? स्वीडन का एक ऑर्गेनाइजेशन है जी, एक संस्था है जिसका नाम है वेराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट, वी डैम इंस्टीट्यूट भी बोलते हैं शॉर्टकट में, इसने निकाला है। इस रिपोर्ट में क्या लिखा है जी? इसने लिखा है ओवर द पास्ट डिकेड, डिकेड का मतलब होता है जी 10 ईयर को बोलते हैं, तो पिछले 10 सालों में क्या है, जो वर्ल्ड में डेमोक्रेसी है उसकी जो स्टेट है, मतलब स्थिति है, वो खराब हुई है, बिगड़ी है, मतलब डिक्लाइन हो गई है डेमोक्रेसी। तो इस रिपोर्ट में कहा है। अब इस रिपोर्ट की हाईलाइट पढ़ लेते हैं क्या है। पहले पढ़ते हैं रिगार्डिंग इंडिया, इंडिया के रिगार्डिंग इस रिपोर्ट में क्या कहा है, इंडिया के लिए क्या बोला है। देखो जी, इंडिया की पोजीशन है जो डेमोक्रेसी के रिगार्डिंग इस रिपोर्ट में, पूरे वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है इंडिया, लेकिन जो इसकी पोजीशन है वो डाउनग्रेड हो गई है। डाउनग्रेड का मतलब है जी डिक्लाइन, घट गई है, कम हो गई है। किसकी तरफ जा रही है? इलेक्टोरल इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी की तरफ जा रही है। अब ये इलेक्ट्रोकल ऑटोक्रेसी क्या होती है जी? देखो, ऑटोक्रेसी के बारे में तो हमने पढ़ लिया क्या होता है, जब एक ही आदमी का रूल होता है। और इलेक्ट्रोल ऑटोक्रेसी का मतलब ये जी, यहाँ पे इलेक्शन भी होते हैं, लेकिन फिर भी ऑटोक्रेसी की तरफ जा रही है इंडिया। इसका मतलब ये है इलेक्ट्रोल ऑटोक्रेसी। जैसे नॉर्थ कोरिया जी, वहाँ पे कोई इलेक्शन थोड़ी ना होता है, वो इलेक्ट्रोल ऑटोक्रेसी थोड़ी ना है वो, नॉर्थ कोरिया। और जैसे सऊदी अरबिया होगा, प्रिंस है जी, वहाँ पे तो प्रिंस, उसका बेटा प्रिंस बनता रहेगा, उसी का रूल चलेगा, वहाँ पे कोई इलेक्ट्रल ऑटोक्रेसी नहीं है। लेकिन इसने एक नई टर्म दी है, ये ऑलरेडी टर्म तो है जी इंडिया के लिए यूज़ की है, कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी से ये इंडिया इलेक्ट्रल ऑटोक्रेसी की तरफ चलता जा रहा है। इलेक्शन होने के बाद भी ऑटोक्रेसी है यहाँ पे। अब रीजन क्या बताएं जी? मतलब कारण तो बताएगा ना जी, अगर कोई रिपोर्ट जारी करेगा इंडिया के खिलाफ, ऐसे बोलेगा कि इलेक्ट्रल ऑटोक्रेसी हो रही है, तो क्या रीजन बताएं इंडिया का जो डाउनग्रेड होने के? पहला रीजन तो है जी मजलिंग ऑफ द मीडिया,
मजलिंग का मतलब है जी मुंह बंद करना, मीडिया का मुंह बंद करना, मतलब मीडिया को आज़ादी ना देना, इंडिपेंडेंस छीन लेना। ये किस लिए बोला है जी? अभी जैसे जम्मू कश्मीर में क्या जी 370 हटाया था, तो वहाँ पे मीडिया का क्या है, एक तरह से बिल्कुल वहाँ पे रोल कम हो गया था जी, इस वजह से भी, और इंटरनेट वगैरह सुविधाएं बंद कर दी थी, तो इस वजह से शायद इसने लिखा है ऐसा। दूसरा क्या कारण बताया जी? ओवर यूज ऑफ डिफेमेशन। डिफेमेशन का मतलब होता है जी मानहानि। मान लो जी बहुत सारे ऐसे होते हैं ना, मानहानि का केस दर्ज कर देते हैं किसी पे, डिफेमेशन केस, बहुत ज़्यादा केस हो रहे हैं, उसका ओवर यूज हो रहा है, दूसरा रीज़न ये। तीसरा बताया है सेडिशन लॉज। सेडिशन का मतलब होता है जी विद्रोह, एक तरह से। तो ये सेडिशन लॉज बने हुए जी हमारी कंट्रीज में, आईपीसी हमारी कंट्री में, सॉरी, आईपीसी जो है ना, इंडियन पिनल कोड, उसमें सेडिशन के चार्जेस वगैरह इनको बहुत ज़्यादा यूज किया गया है, तो इस वजह से इंडिया की रैंकिंग है जो वो डाउनग्रेड की है। दूसरा जी इन सेंसरशिप। सेंसरशिप में क्या कर रहा है इंडिया? इंडिया इज़ नाउ ऑटोक्रेटिक एज इज पाकिस्तान। सेंसरशिप का मतलब होता है जी प्रतिबंध लगाना किसी पे, मतलब जैसे न्यूज़ पे प्रतिबंध लगा दिया, मीडिया पे प्रतिबंध लगा दिया, सेंसरशिप कर दिया। तो इसमें इंडिया को कंपेयर किया है पाकिस्तान की तरह, कि इंडिया भी ऐसे ऑटोक्रेटिक बन गया है जैसे पाकिस्तान है। एंड वोर्स देन द बोथ इज नेबर बांग्लादेश एंड नेपाल। वोर्स का मतलब है जी खराब, आप जानते हो, बैड कंडीशन। इंडिया की कंडीशन ना बांग्लादेश और नेपाल जो इसके पड़ोसी देश हैं उनसे भी खराब बताई गई है। अब यूज ऑफ डिफेमेशन का क्या मतलब है जी? मतलब ये फ्रिक्वेंटली यूज टू साइलेंस जर्नलिस्ट। ये जो डिफेमेशन का यूज है वो जर्नलिस्ट को साइलेंट करने के लिए, उन पर लगाम लगाने के लिए, फ्रिक्वेंटली का मतलब है जी बहुत बार बार यूज किया गया है डिफेमेशन का जो केस है। एंड यूज ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। जो ये एक्ट है जी, हमने इस एक्ट के बारे में कई बार पढ़ा, शायद लास्ट डे भी पढ़ा था, 1967 में पास किया गया था, और 2019 में इसमें अमेंडमेंट किए गए थे, जिसमें क्या हुआ था कि अब पहले अर्लियर क्या होता था कि किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ही, और टेररिस्ट किसी भी मान लो संस्था है कोई ऑर्गेनाइजेशन, उसको ही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, आतंकवादी संगठन घोषित किया जा सकता था, डिक्लेयर किया जा सकता था इस एक्ट के थ्रू। लेकिन 2019 में इसमें अमेंडमेंट किए गए, अब इंडिविजुअल पर्सन को भी टेररिस्ट घोषित किया जा सकता है, डिक्लेयर किया जा सकता है, एक आदमी को भी। तो ये बहुत न्यूज़ में था। तो इस रिपोर्ट में कहा है कि इस एक्ट का भी यूज किया गया है टू कॉन्स्टेंट ऑन सिविल सोसाइटी, मतलब सिविल सोसाइटी पे प्रतिबंध लगाने के लिए, कॉन्स्टेंट का मतलब प्रतिबंध लगाने के लिए। एंड गॉन अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन कमिटमेंट टू सेकुलरिज्म। और जो हमारे संविधान में जो सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट दिया है उसके अगेंस्ट जा रहा है इंडिया, तो ये ऐसा बोला है इस रिपोर्ट में, उसके विरुद्ध जा रहा है। यूनिवर्सिटीज़ एंड अथॉरिटीज़ हैव ऑल्सो पनिश स्टूडेंट एंड एक्टिविस्ट। जो यूनिवर्सिटी हैं जी और कॉलेज वगैरह और उनकी अथॉरिटीज़ हैं जी, उन्होंने जो स्टूडेंट हैं या फिर एक्टिविस्ट हैं, समाज सेवक हैं जी, एक्टिविस्ट का मतलब समाज सेवक, छात्रों और समाज सेवक को भी पनिश किया है, पनिशमेंट दी है जी, सजा दी है। किस लिए? क्योंकि उन्होंने क्या है, वो प्रोटेस्ट की थी, उन्होंने विद्रोह किया था। किसके अगेंस्ट किया था विद्रोह? CAA के अगेंस्ट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अगेंस्ट विद्रोह किया था जी। इसके लिए छात्रों और समाज सेवक को भी सजा दी गई, इसलिए भी ये भी एक कारण बताया जी इंडिया में। However, the report notes that civil society is being increasingly muzzled while organization aligned with the Hindutva movement have gained freedom। ये भी बताया जी, इसने कहा है कि जो सिविल सोसाइटी हैं वो उन पे क्या है, लगातार आप लगाम लगाते जा रहे हो, उनका जो क्या है उन पे प्रतिबंध लगाते जा रहे हो जो सिविल सोसाइटी है। लेकिन जो हिंदुत्व मूवमेंट है, मतलब जो हिंदुज़म को प्रमोट करते हैं, उन ऑर्गेनाइजेशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम देते जा रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादी देते जा रहे हो, जो हिंदुत्व को प्रमोट करती हैं, ऐसा इस रिपोर्ट में बोला है जी। अब फ्रीडम एट ग्लोबल लेवल। ग्लोबल लेवल पे क्या रिपोर्ट है जी इसकी? ये देखो जी, प्री और मेंस दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ है, ये आपको समझनी है अच्छे से। ग्लोबल लेवल पे फ्रीडम क्या बोला है? लिबरल डेमोक्रेसीज हैव डिमिनिस्ड ओवर द पास्ट डिकेड फ्रॉम 41 कंट्रीज टू 32 कंट्रीज। लिबरल डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी आप जानते हो लोकतंत्र, लोकतंत्र क्या होता है आप जानते हो, जहाँ पे इलेक्शन वगैरह होते हैं, रूल ऑफ लॉ हो, फंडामेंटल राइट्स हो जी, ये सारी क्राइटेरिया हो, फेयर एंड फ्री इलेक्शन होते हों, टाइमली इलेक्शन होते हों, जैसे हर 5 साल में, हर 4 साल में, नियम के अनुसार, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से गवर्नमेंट चलती हो, उसे बोलते हैं डेमोक्रेसी। यानी कि अगर इब्राहिम लिंकन की डेमोक्रेसी की डेफिनेशन हम पढ़ें, इब्राहिम लिंकन फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ USA, मतलब पूर्व राष्ट्रपति थे जी USA के, अमेरिका के, इब्राहिम लिंकन। उन्होंने कहा था, डेमोक्रेसी की डेफिनेशन बताई थी कि रूल, मतलब डेमोक्रेसी का क्या मतलब है जी? फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। फॉर द पीपल, ये आपने पढ़ा भी होगा जी, ये कोटेशन फेमस कोटेशन है, फॉर द पीपल, बाय द पीपल,
और ऑफ द पीपल, मतलब कि लोगों के लिए बनाया गया सिस्टम, लोगों के द्वारा ही और लोगों के जरिए बनाया गया सिस्टम ही डेमोक्रेसी है। लोग खुद चुने अपने रिप्रेजेंटेटिव अपने, कि हमारे लिए कानून कौन बनाए, वो डेमोक्रेसी। और लिबरल डेमोक्रेसी कौन सी होती है? लिबरल का मतलब होता है जी फ्लेक्सिबल, मतलब जो रिजिड ना हो, मतलब ऐसा जो साइंटिफिक वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करे। मान लो जी कंजर्वेटिव सोसाइटी को छोड़ के, जैसे रीति रिवाज चले आ रहे हैं जी, उन पर कोई साइंटिफिक कोई रीज़न नहीं है और उन पर कोई साइंटिफिक रीज़न दिया जाए कि ये चीज़ गलत है, तो उसको एक्सेप्ट करे, उस डेमोक्रेसी को बोलते हैं लिबरल। या लिबरल इंडिविजुअल भी बोल सकते हैं। लिबरल आदमी कहते हैं ना, ये लिबरल है, बहुत ही उदार है। लिबरल का हिंदी में मीनिंग होता है उदार, कि बहुत ही लिबरल है, हर चीज़ एक्सेप्ट कर लेता है अगर वो सही है, तो उसे ही बोलते हैं लिबरल डेमोक्रेसी। तो लिबरल डेमोक्रेसी की जो जो संख्या है, नंबर है, वो घट गया। इस रिपोर्ट में बताया कि पहले 41 कंट्रीज हुआ करती थी लिबरल डेमोक्रेसी, लेकिन अब 32 कंट्री रह गई हैं, डिमिनिस्ड हो गई हैं। डिमिनिस्ड का मतलब है कि डिक्लाइन हो गई हैं, घट गई हैं ओवर द पास्ट डिकेड, पिछले दशकों में। अब ग्लोबल डिक्लाइन दिखा है जी ओवर द पास्ट 10 ईयर, और 2020 में भी कौन से रीजन में ज़्यादा दिखा है? एशिया पैसिफिक रीजन में जी, एशिया पैसिफिक कॉन्टिनेंट, और ये रीजन की बात हो रही है जी ओशियन की, इसके अराउंड जो भी कंट्रीज हैं। सेंट्रल एशियन जो नेशन है उसमें, ईस्टर्न यूरोप में जी, लैटिन अमेरिका में। लैटिन अमेरिका आप जानते हो ना, नॉर्थ अमेरिका है जी ये, और ये साउथ अमेरिका, ये कॉन्टिनेंट है जी, महाद्वीप। इनके बीच का जो रीजन है ना, उसे बोलते हैं लैटिन अमेरिका। तो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में भी डेमोक्रेसी डिक्रीज हुई है। अब है जी लेवल ऑफ डेमोक्रेसी जो है जी, जो इन्जॉय किया था जाता था 1990 में लोगों के द्वारा, मतलब जैसी डेमोक्रेसी 1990 में थी वो 2020 में नहीं देखने को मिली है, जो इन्जॉय करते थे ग्लोबल सिटीजन। अब डेमोक्रेसी घट गई है 1990 के कंपैरिजन में। और इसने बताया है कि जो इलेक्टोरल ऑटोक्रेसीज हैं वो क्या है, मोस्ट पॉपुलर हो गई हैं ऑटोक्रेसी। कितनी? लगभग 87 जो कंट्रीज़ हैं उनकी इतना बढ़ गया है, जो 87 कंट्रीज़ हैं उनमें इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी बताया है कि उनमें इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी है। और उनकी जनसंख्या कितनी है 87 कंट्रीज़ की? यहाँ स्टेट्स का मतलब है जी कंट्रीज़, कंट्रीज़ की उनकी कितनी पॉपुलेशन है? वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन का 68% की पॉपुलेशन तो इन 87 कंट्रीज़ में ही है, जो जिनमें इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी बताई है इस रिपोर्ट ने। और इन 87 कंट्रीज में G20 के कुछ नेशन भी पार्ट हैं जी, जैसे ब्राज़ील, इंडिया, टर्की और आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये भी मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी घटी है डेमोक्रेसी, डिक्लाइन हुई है। और तो नंबर ऑफ जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ की जो नंबर है वो घट गए हैं 16 से, लगभग हाफ हो गए हैं। और जो ये 16 कंट्रीज हैं जी जो डेमोक्रेसी बताई है, इनमें डेमोक्रेसी मेंटेन है अभी, उनकी पॉपुलेशन कितनी है? पूरी ग्लोबल पॉपुलेशन का 4% पॉपुलेशन ही है सिर्फ। अब इंडिया को क्यों वरी होना चाहिए जी? वाई शुड इंडिया बी वरीड? मतलब जो रिपोर्ट जारी की है, इंडिया को क्यों चिंता करनी चाहिए इससे? इसलिए करनी चाहिए जी, इस अभी विद इन ए वीक, एक सप्ते के अंदर अंदर यूएस की एक वॉच डॉग है जी, यूएस में एक इंस्टीट्यूशन है जी, यूएस में अमेरिका का एक इंस्टीट्यूशन है फ्रीडम हाउस, उसने एक रिपोर्ट जारी की थी। इंडिया के स्टेटस बताया था पार्टली फ्री, मतलब इंडिया पार्टली फ्री है, मतलब कि ये उसने भी कहा था कि जो मीडिया वगैरह है उसको मजल करता है, मतलब उस पर लगाम लगाता है, फ्रीडम नहीं है। तो इसकी भी रिपोर्ट थी जी फ्रीडम हाउस की, उसकी रिपोर्ट क्या थी? फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट। ये हमने अपने करंट अफेयर में भी कवर की थी। तो इसमें भी इंडिया की जो रिपोर्ट जो वो एक कंडीशन जो रैंक है वो डाउनग्रेड हुई थी। और लास्ट ईयर मार्च में एक रिपोर्ट थी जी, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर, इसने रिपोर्ट रखी थी जी। तो इसमें भी क्या है, इंडिया को बताया था कि चाइना, रसिया, ईरान और सऊदी अरबिया की तरह ही इंडिया को बताया था कि ये भी जो चाइना, रसिया, ईरान, सऊदी अरबिया, इसमें क्या है, प्रेस की फ्रीडम नहीं है जी। मतलब जो जर्नलिस्ट हैं, प्रेस है, जो न्यूज़ है जी, न्यूज़ के जो मतलब एडिटर वगैरह हैं, जो न्यूज़ चैनल है, उनको पे क्या है, ये लगाम लगाते हैं जी, मतलब उन्हें फ्रीडम नहीं देते ये कंट्री, चाइना, रसिया, इंडिया, सऊदी अरबिया। और इंडिया को भी इन्हीं के लिस्ट में रखा था कि इंडिया भी ऐसा ही होता जा रहा है। तो ये रिपोर्ट थी जी रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, और इसमें रैंकिंग थी जी इंडिया की 142 आउट ऑफ 180 कंट्रीज। सोचो जी 180, मतलब 2 रैंक पहले डाउनग्रेड हो गया था, पहले इसकी अच्छी रैंकिंग थी, लेकिन 2 प्लेस घट गई थी इंडिया की रैंकिंग 142 180 कंट्रीज़ में। और यूएस का जो एक यूएस गवर्नमेंट का जी एक वॉच डॉग और है जी रिलीजियस फ्रीडम मॉनिटर, ये इंस्टीट्यूशन है यूएस का ही, इसने रिकमेंड किया था कि जो कंट्रीज़ को, जो इंडिया है, इंडिया को कंट्रीज ऑफ स्पेशल कंसर्न में रखा जाए। कंट्रीज़ के स्टेट डिपार्टमेंट है जी कंट्रीज़ का, उस वो क्या है, रिलीजियस फ्रीडम मॉनिटर एक रिपोर्ट है जी यूएस की। तो यूएस ने बोला था, यूएस क्या है जी, जैसे मान लो किसी कंट्री में रिलीजियस फ्रीडम नहीं होती, मतलब धार्मिक स्वतंत्रता नहीं होती, उस पर मान लो कोई आघात हो रहा है या कोई नुकसान हो रहा है, तो ये यूएस क्या है,
उसको एक लिस्ट बनाई हुई है, उसमें रख देता कंट्रीज ऑफ स्पेशल कंसर्न, मतलब कंसर्न का मतलब प्रॉब्लम, मतलब स्पेशल प्रॉब्लम है जी इन कंट्रीज की, उस लिस्ट में रख देता है। तो इसने यूएस ने, स्टेट डिपार्टमेंट ने ऐसा रिकमेंड किया था, सिफारिश की थी इंडिया को भी इस लिस्ट में रख देना चाहिए। तो इंडिया इसलिए भी चिंताजनक है जी इंडिया। दूसरा जी, इंडिया एक रिपोर्ट है जी फ्रीडम इंडेक्स, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, इसमें ये रिलीज कौन करता है जी, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स इसे करता है फ्रेजर इंस्टीट्यूट है कनाडा का, वो रिलीज करता है। तो इस सितंबर 2020 में रिलीज की गई थी। इंडिया का इसमें भी प्लेस मतलब रैंक डाउनग्रेड हो गई थी 26 प्लेसेस, आउट ऑफ 162 कंट्रीज में 105th रैंक थी जी इंडिया की। फाइनली एक ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स स्टडीज 2020 की, ये काटो इंस्टीट्यूट निकालता है जी हर साल, मतलब इसे रिलीज करता है। कौन निकालता है? काटो इंस्टीट्यूट, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स। इसमें भी इंडिया की जो रैंकिंग थी वो खास अच्छी नहीं थी, वो 111 थी जी आउट ऑफ 162 कंट्रीज। अब इंडिया और भी सारी क्या जी, ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स में क्या है, इंडिया की जो रैंकिंग है, बहुत सारी जो ऐसी रैंकिंग होती है जी, रिपोर्ट होती है, उनमें डाउनग्रेड होती जा रही है, तो इसलिए इंडिया के लिए चिंताजनक है। तो ये सारा रिपोर्ट में था जी। चलते हैं नेक्स्ट पे अपनी, नेक्स्ट है जी अपनी लिंगाराज टेम्पल। लिंगाराज टेम्पल क्या है जी, अभी न्यूज़ में था, मंदिर है जी, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये जी लिंगाराज टेम्पल। इसके बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं जी। ये टेम्पल डेडिकेटेड टू शिवा है जी, मतलब शिवा, लॉर्ड शिवा का टेम्पल है जी, भगवान शिव के लिए डेडिकेटेड है। ये किसने बनाया था? इसे बनाया था जजाति केसरी, ये सोम वंश के किंग थे जी। सोम वंश, वंश का मतलब है जी डायनेस्टी, सोम डायनेस्टी के किंग थे, राजा थे जजाति केसरी। इन्हें दूसरे नाम से भी जाना जाता है जी ययाति, ययाति फर्स्ट, ययाति प्रथम, ययाति फर्स्ट के नाम से भी जाना जाता है, तो ये याद रखना है। दूसरा पूछ रहा है तो कभी कहो ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। इसे रेड स्टोन से बनाया गया जी, लाल पत्थर से, जैसे लाल किला बना हुआ है ना जी, रेड फोर्ट, उसी पत्थर से बनाया हुआ है रेड स्टोन से। एंड इज ए क्लासिकल एग्जांपल ऑफ कलिंगा स्टाइल आर्किटेक्चर, कलिंगा स्टाइल आर्किटेक्चर से बनाया हुआ है जी। जैसे देखो कुछ टेम्पल होते हैं जैसे नॉर्थ इंडिया में टेम्पल हैं वो बने होते हैं जैसे आपके नागर स्टाइल में, नागर स्टाइल। साउथ इंडिया में जैसे बने होते हैं द्रविड़ स्टाइल, द्रविड़ या द्रविड़ स्टाइल। और जो इन दोनों के मिक्सचर होते हैं ना, उन्हें बोलते हैं वैसार स्टाइल या बेसार स्टाइल के टेम्पल। ये स्टाइल मतलब शैली, मतलब क्या जी, इनमें जैसे किसी में गोल गुम्बद होता है, आपने देखा होगा मंदिरों के ऊपर, टेम्पल के ऊपर, किसी में क्या है ऐसा थोड़ा होता है, चोंच सी निकली होती है, समझ रहे हो, ऐसी कुछ होती है। और किसी में क्या वाटर टैंक होता है किसी मंदिर में, तो अलग अलग स्टाइल के बने होते हैं। वैसा जो होता है दोनों का, नागर और द्रविड़। और लगभग जो उड़ीसा में बने होता है ना, वो उन्हें बोलते हैं कलिंगा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। ये इस तरह के बने होते हैं, जैसे आपने देखा ये चौड़ा सा बना हुआ है, इसमें थोड़ा पीक सा बना हुआ है, ये गोल गुम्बद छोटा सा है, ऐसे इस टाइप के होते हैं। ये कलिंगा स्टाइल या फिर देवला स्टाइल भी बोलते हैं, जो देवला, DEULA, देवला स्टाइल टेम्पल। तो ये याद रखना आपको। इसके नदर्न साइड में क्या है, एक लेक है जी, झील है, बिंदुसागर लेक इस टेम्पल के। और यहाँ पे जी विष्णु की मूर्ति भी पाई जाती है। देखो भगवान शिव का तो मंदिर है, लेकिन विष्णु की इमेज भी पाई जाती है, जिस मूर्ति पाई जाती है। क्यों पाई जाती हैं? क्योंकि यहाँ पे जी 12th सेंचुरी में जगन्नाथ टेम्पल बनाया गया था पुरी में, ये पुरी में जी जगन्नाथ टेम्पल हमने पढ़ा भी था। तो जगन्नाथ टेम्पल डेडिकेटेड टू है विष्णु, भगवान विष्णु के लिए है ये। तो यहाँ पे इनकी वजह से, भगवान विष्णु के इन्फ्लुएंस की वजह से इस मंदिर में जो लिंगराज का टेम्पल है जी, इसमें भगवान विष्णु की मूर्ति भी पाई जाती है। और जो इसमें पृष्ठ होता है ना, पृष्ठ का मतलब है जी पुजारी, जो मेन पुजारी होता है उसको हरिहर बोलते हैं, हरिहर। हरिहर का मतलब है जी, हरि का मतलब है तो भगवान विष्णु, हरिहर, हरि का मतलब है भगवान विष्णु, हर का मतलब है भगवान महादेव, भगवान शिव। तो उन पृष्ठ को पुजारी जो यहाँ पे रहते हैं, मेन पुजारी, उन्हें बोलते हैं हरिहर। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और ये 11th सेंचुरी का टेम्पल है जी, 11th सेंचुरी में बनाया गया था। तो चलते हैं नेक्स्ट पे जी अपने। नेक्स्ट है डेफिनेशन। ये डेफिनेशन है जी एक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की, ये अभी न्यूज़ में इसलिए थी, एक एक्ट है हमारा राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 का। इस एक्ट में शेड्यूल है जी, उसमें लिखा गया है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इसकी क्या डेफिनेशन है इस एक्ट के अकॉर्डिंग? इस एक्ट के अकॉर्डिंग, इसके अनुसार डेफिनेशन है जी कि ऐसी कंडीशन कोई जिसमें क्या है, इंसान की इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग है वो लिमिट हो जाए, मतलब जैसे उसमें रीजनिंग करने की पावर ना हो, लर्निंग करने की, मतलब कुछ याद ना हो, या प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई मान लो उसे क्वेश्चन दे दिया जाए सॉल्व भी ना हो, ऐसी दिमाग की कंडीशन हो जाए। या फिर अडेप्टिव बिहेवियर है उसका, वो ही चेंज हो जाए। जैसे डे टू डे बिहेवियर होता है सोशल या प्रैक्टिकल स्किल्स के लिए, इंक्लूडिंग स्पेसिफाइड लर्निंग डिसेबिलिटीज, या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हो जाए। ऑटिज्म का मतलब है जी कोई माइंड में प्रॉब्लम हो जाती है, तो इससे क्या है, सही से माइंड काम नहीं करता है। तो ये भी क्या है, एक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की कैटेगरी में आते हैं।
तो ये चीज़ बस आपको याद रखनी है, इसमें इतना ही था। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है जी अपना, नेक्स्ट है जी अपना वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम। ये रिसेंटली न्यूज़ में था और कई बार हम पढ़ भी चुके हैं। ये सिस्टम क्या है जी, अभी न्यूज़ में इसलिए क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है, घोषित किया है कि 17 स्टेट्स में, 17 राज्यों में लगभग ये जो स्कीम है, कार्ड सिस्टम है, ये इम्प्लीमेंट हो रहा है 17 स्टेट्स में। तो इसलिए ये न्यूज़ में है। अब ये है क्या जी, वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम। देखो जी, आपको पता है वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम क्या है। जैसे आपको पता है जी, पीडीएस सिस्टम होता है, पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसमें क्या होता है कि गरीब लोगों को, पुअर पीपल होते हैं जो बीपीएल फैमिली के बिलो, बीपीएल का मतलब है बिलो पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी रेखा से नीचे लोग होते हैं, उनको गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ अनाज वगैरह देती है, जैसे गेहूँ दे दिया, चावल दे दिया, दालें दे दी। तो इसके अंदर क्या है, राशन शॉप पे ले सकते हैं आप, राशन ले सकते हैं अपने पर मंथ, गरीब लोगों को मिलता है। जैसे 2 रुपये किलो वीट मिल गया जी, गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल मिल गए, राइस 3 रुपये के जी। तो ये ऐसी कुछ कम रेट में मिलते हैं। तो ये पीडीएस सिस्टम। और विलेज एरियाज में क्या होते हैं, वहाँ पे कोई राशन शॉप ना भी हो तो पर मंथ आते हैं जी अधिकारी डिस्ट्रिक्ट लेवल से, और वो राशन बांटते हैं। ये पता ही होगा जी, अब अगर आप विलेज एरिया से बिलोंग करते हो। अब इस स्कीम के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं जी। ये स्कीम क्या है, जो ऑल बेनिफिशियरीज हैं, इसके बेनिफिशियरी का मतलब है जी जिन्हें राशन मिलता है, जो पुअर पीपल हैं, उन्हें क्या है, अगर वो माइग्रेंट भी होंगे, मतलब एक क्या है जी, अगर मान लो एक गरीब पीपल है, वो क्या है, अपना विलेज छोड़ के दूसरे विलेज में चले जाते हैं, शहर में चले जाते हैं, सिटी एरियाज़ में, तो ये माइग्रेंट हो जाते हैं ना, पलायन कर जाते हैं। माइग्रेंट का मतलब है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जो आदमी चले जाते हैं उन्हें बोलते हैं माइग्रेंट, और उसे प्रोसेस को बोलते हैं माइग्रेशन मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस में टेम्परेरी या परमानेंटली चले जाना, कुछ समय के लिए परमानेंटली चले जाना। तो इससे क्या है जी, इनका राशन कार्ड तो बनाओ जी, मान लो ए विलेज का, अब ये चले गए बी सिटी में, तो अब यहाँ से राशन कैसे लेंगे। अब इसी कंडीशन को सॉल्व करने के लिए ये वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम है जी। अगर आप किसी भी देश में किसी कोने में चले जाओ, एक ही राशन कार्ड से आप ले लोगे। अभी क्या होता, अभी तक होता था जी, अगर आप मान लो एमपी से बिलोंग करते हो, मध्य प्रदेश से, अगर आपका राशन कार्ड, हर स्टेट का राशन कार्ड अलग अलग बनता है जी, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है जी ये सब्जेक्ट, स्टेट गवर्नमेंट बनाता है राशन कार्ड। तो आपका एमपी का राशन कार्ड है और आप रहने चले गए यूपी में, तो मान लो केरल में चले गए आप, केरल में, तो आपका केरल में राशन नहीं मिलेगा जी, क्योंकि एमपी का राशन कार्ड है आपके पास। लेकिन इसी दुविधा को सॉल्व करने के लिए ये सिस्टम बनाया गया, अगर आप एमपी से बिलोंग करते हो, किस देश के किसी राज्य से भी राशन ले सको। तो इसी को सॉल्व करने के लिए बेनिफिट्स यही होंगे जी। बेनिफिट्स क्या होंगे इसके, कि जो पुअर पर्सन है जी, वो डिप्राइव नहीं होंगे फूड ग्रेन से, उन्हें राशन उपलब्ध हो सकेगा। तो यही बेनिफिट है जी इसके। सिग्निफिकेंस क्या है जी, इंपॉर्टेंस, इसके इंपॉर्टेंस यही है जी कि मान लो पीडीएस शॉप से उन्हें एक ही पीडीएफ शॉप से बंधे हुए नहीं होना पड़ेगा। पहले क्या हुआ करता था कि एक ही पीडीएस शॉप पे जाएंगे, वो अपने एरिया के वाली पीडीएस शॉप पे जो राशन बांटती है वहाँ से ही राशन खरीदेंगे। अब उन्हें एक ही शॉप पे नहीं डिपेंड होना पड़ेगा, निर्भर नहीं होना पड़ेगा। इस तरह से क्या है, ये रिड्यूस देयर डिपेंडेंस ऑन द शॉप ओनर, एक ही मालिक के ऊपर इनकी निर्भरता को रिड्यूस करेगा, जिससे क्या होगा, करप्शन कम होगा जी, भ्रष्टाचार कम होगा। कर्टेल इंस्टेंसेस ऑफ करप्शन, कर्टेल का मतलब है जी कम करना, इंस्टेंसेस का मतलब है एग्जाम्पल, उदाहरण, जो भ्रष्टाचार के जो उदाहरण है जी, इंस्टेंसेस, उनको कम करेगा, कर्टेल करेगा। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है जी, वन नेशन वन राशन कार्ड का, इसका फॉर्मेट ये है जी, इसमें क्या होगा, एक अकाउंट नंबर होगा जी, ये क्या होगा, आधार कार्ड से लिंक करेंगे जी इसे। इसमें क्या होगा, नेशनल पोर्टेबिलिटी के लिए क्या होगा, जो ये बाईलिंगुअल फॉर्मेट में होगा जी, मतलब बाईलिंगुअल का मतलब है 2 लैंग्वेज में होगा, एक तो लोकल लैंग्वेज यूज होगी और दूसरी हिंदी या इंग्लिश यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो जी आप तमिलनाडु से बिलोंग करते हो, तमिलनाडु से, उसमें क्या जी, तमिलनाडु की लोकल लैंग्वेज क्या है, तमिल लैंग्वेज में आप राशन कार्ड बना सकते हो। दूसरी लैंग्वेज या तो आप हिंदी यूज कर सकते हो या फिर इंग्लिश, आपकी चॉइस है जी, जो भी यूज़ करना चाहो, लेकिन 2 लैंग्वेज में होना चाहिए, एटलीस्ट 2 लैंग्वेज होनी चाहिए। अब इसमें 10 डिजिट का नंबर होगा जी, ये जिसके जिसमें 2 फर्स्ट 2 डिजिट, जिसमें जो पहले 2 डिजिट है, फर्स्ट 2 डिजिट है, वो कौन से होंगे जी, पहले फर्स्ट दो डिजिट, मान लो जी 10 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, अब पहले 2 नंबर है ना, जो ये पहले 2 डिजिट, वो डिफाइन करेंगे स्टेट को, मतलब कौन सा स्टेट है ये डिफाइन करेंगे। और नेक्स्ट जो 2 डिजिट होंगे वो डिफाइन करेंगे राशन कार्ड नंबर को। तो इस तरह से ये डिफाइन होगा जी। इसके अलावा क्या है जी, इसमें 2 और भी डिजिट होंगे जी, जो किसको डिफाइन करेंगे, यूनिक नंबर आईडी देंगे जी पर्सन की, ईच जो मेंबर होगा उसकी यूनिक आईडी बना के तैयार करेंगे। तो इस तरह से जिसके जो 10 डिजिट है जी, वो एक तरह से
क्या क्या क्राइटेरिया, कौन सा स्टेट से बिलोंग करता है, सब कुछ इन्फॉर्मेशन उस डिजिट में ही होगी, समझे। जैसे मान लो कोई डिजिट 23 से स्टार्ट हो रहा है, 23 फिर आगे कोई नंबर, तो मान लो 23 किसी स्टेट के लिए अलोकेट कर दिया कि इसका मतलब है कि ये कर्नाटक का है, तो ऐसे होगा जी इसमें कुछ सिस्टम, समझे। चलते हैं जी नेक्स्ट में, व्हाट इज स्पेस हरिकेन। ये कई बार हमने पढ़ चुके हैं जी, न्यूज़ में भी पढ़ा है और स्पेशल लेक्चर भी बना रखा है इसके लिए मैंने, लेकिन फिर न्यूज़ में तो पढ़ते हैं। अभी चाइना के साइंटिस्ट हैं जी, वैज्ञानिक हैं, उन्होंने डिस्कवर किया है ये फॉर द फर्स्ट टाइम अबव द नॉर्थ पोल। देखो जी ये जनरली होता रहता है, लेकिन अभी तक क्या है, लोअर एटमॉस्फेयर में ये डिटेक्ट किया गया था, लोअर एटमॉस्फेयर में, निचली परत में वातावरण की। लेकिन ये नॉर्थ पोल पे अभी क्या है, ओवर द नॉर्थ पोल हायर एटमॉस्फेयर में डिटेक्ट किया है, मतलब डिटेक्ट करने का मतलब है देखा गया है। जैसे जी आपको पता होगा एटमॉस्फेयर है जी, इसकी 4 लेयर होती हैं, 4 लेयर। पहली को क्या बोलते हैं, टोपोस्फेयर, टोपोस्फेयर। दूसरी को बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। तीसरी को बोलते हैं मीजोफेयर, मीजोस्फेयर। नेक्स्ट होती है जी एक्जोस्फेयर, एक्जोस्फेयर। इसी का पार्ट है जी आयोनोस्फेयर, आयोनोस्फेयर, समझे। आयोनोस्फेयर, ION-O, और स्फेयर की स्पेलिंग आप जानते ही हो, SPHRE। तो ये जी लेयर, अब ये कहाँ देखा गया, आयोनोस्फेयर में, अपर एटमॉस्फेयर में, इसलिए न्यूज़ में है जी, फॉर द फर्स्ट टाइम देखा गया जी। पहला ऐसा माना जाता था, इट वॉज बिलीव दैट स्पेस हरिकेन्स वर ए थियोटिकल फिनोमिना। ऐसा माना जाता था, कोई ऐसा फिनोमिना है नहीं, सिर्फ किताबों में लिखा हुआ है, ऐसा माना जाता था। लेकिन प्रैक्टिकली देखा, ये जी देखो नॉर्थ पोल पे ये दिख रहे हो, यहाँ पे एक सर्कुलेशन बन जाता है जी, रोटेटिंग टाइप, मतलब घूमता रहता है प्लाज्मा, स्वर्लिंग विंड ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है जी, प्लाज्मा, प्लाज्मा होता है जी, ये एक मैटर का पार्ट है। मैटर आप जानते हो, मैटर, मैटर होता है जी हिंदी में पदार्थ। मैटर होता क्या है, देखो जी ऐसी कोई चीज़ जिसके पास मास हो, मतलब भार हो, और विच कैन बी सेंस थ्रू टच, मतलब जिसे टच करके देखा जा सकता हो। जैसे आप हो जी, आप देख रहे हो जो लेक्चर, आप मैटर हो, बिल्कुल हो, आपके पास मास है, वजन भी है ना जी, आप में मास है, 60 किलोग्राम का होगा, कोई 40 किलोग्राम का, कोई 10 किलोग्राम का, 10 तो बहुत कम हो गया जी, बच्चा ही हो जाएगा, 40 लगा लो, 40 किलोग्राम का होगा। या फिर आपको टच करके भी देखा जा सकता है, तो आप मैटर हो। कुर्सी है जी, जैसे चेयर है, चेयर भी एक मैटर है। तो मैटर के कितने टाइप होते हैं, मैटर के टाइप होते हैं जी मेजरली 5 टाइप, 5 टाइप होते हैं। एक तो जी सॉलिड टाइप में हो सकता है, कोई भी मैटर सॉलिड हो सकता है, नहीं लोहा आयरन हो गया, सॉलिड मैटर है, मास भी है और टच करके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट हो गया जी लिक्विड, लिक्विड हो गया जी मैटर है। गैस हो गया मैटर है। तीसरी होगा जी प्लाज्मा, फोर्थ हो गया प्लाज्मा, प्लाज्मा भी एक मैटर है जी। और फिफ्थ है जी, ये 4 होते हैं जी नेचुरल फॉर्म, नेचुरल फॉर्म प्राकृतिक। और ये जी मैन मेड, जो फिफ्थ फॉर्म है ना मैटर की, वो है मैन मेड, जिसके नाम पे बॉस और आइंस्टाइन, बॉस और आइंस्टाइन के नाम पे जी, ये साइंटिस्ट हैं, आपको नाम को पता होगा, सत्येंद्रनाथ बोस और आइंस्टाइन। ये सत्येंद्रनाथ बोस जी हमारे इंडिया के, और आइंस्टाइन आपको पता है जी जर्मनी के थे, बहुत फेमस हैं जी, आइंस्टाइन, आइंस्टाइन थे जी। इनके नाम पे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, तो इनके नाम पे फिफ्थ स्टेट है। तो ये मैटर है जी प्लाज्मा, ये प्लाज्मा का स्वर्लिंग विंड है जी, स्वर्लिंग विंड ऑफ मास, स्वर्लिंग विंड ऑफ मास ऑफ प्लाज्मा। मतलब ये क्या है जी, स्वर्लिंग मास ऑफ प्लाज्मा। स्वर्लिंग का मतलब है जी सिपनिंग, सिपनिंग का मतलब है जी रोटेटिंग, घूमता हुआ, घूमता, प्लाज्मा का घूमता हुआ मास। और ये कहाँ से आता है पूरा डिटेल में देखेंगे, पहले ये देख लो आप। अभी रिपोर्ट में क्या है जी, रिपोर्ट के अनुसार क्या है, ये देखा गया है लगभग रफली 600 माइल्स अक्रॉस एंड रेन्ड डाउन द चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। इसमें क्या जी, लगभग 8 घंटे तक इससे इलेक्ट्रॉन निकलते रहे जी। इलेक्ट्रॉन आपको पता है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स निकलते रहे इससे, और ये लगभग 600 माइल्स लगभग बड़ा था जी। और इसकी जो स्पीड थी कितनी थी, 4700 माइल्स पर आवर। एक माइल्स में जी 1.605 किलोमीटर होते हैं जी, इतने किलोमीटर होते हैं। अब लगा लो इसकी कितनी स्पीड होगी, बहुत ही हाई स्पीड में ही घूम रहा था, रोटेट कर रहा था। और काउंटर क्लॉकवाइज जी, घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी जैसे ऐसे चलती है ना, उसकी विपरीत दिशा में काउंटर क्लॉकवाइज घूम रहा था। ये भी आपको याद रखना है। ये हुरिकेन है जी, वाज रिपोर्टेड इन स्पेस डायरेक्टली अबव द नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल के ऊपर देखा गया जी। अब वाई इट मैटर, मतलब इसका मतलब यहाँ मैटर वो पदार्थ नहीं है जी, मैटर का मतलब है मामला यहाँ पे, कि ये इसका क्या मतलब है जी। अगर हमने खोज भी लिया तो क्या फ़ायदे क्या है जी, देखो जी इससे पता चलेगा हाउ सन अफेक्ट्स अर्थ एटमॉस्फेयर। इससे जी जो सूरज है सन के, अर्थ के एटमॉस्फेयर को, पृथ्वी के वातावरण को कैसे अफेक्ट करता है, इससे पता चलेगा। और भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होंगी जी, जैसे हाउ स्पेस वेदर माइट हार्म सैटेलाइट। जो स्पेस वेदर है जी, स्पेस का मतलब है जी आसमान में जो मौसम है वो कैसे सैटेलाइट को अफेक्ट कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। जो सैटेलाइट भेजते हैं ना हम कम्युनिकेशन के लिए, वो उनको कैसे
नुकसान पहुंचा सकता है। और अदर ऑब्जेक्ट इन द ऑर्बिट, और भी जो ऑर्बिट में क्या जी पृथ्वी के चारों ओर और सैटेलाइट वगैरह या कुछ सिस्टम भेजते हैं, मंगलयान जैसे भेजा जी या फिर कोई सिस्टम भेज दिया जी, उसको कैसे अफेक्ट कर सकता है ये प्लाज्मा। सो सारी इन्फॉर्मेशन पता चलेगी। अब स्पेस हरिकेन के डिटेल में पढ़ते हैं, स्पेस हरिकेन होता क्या है। देखो जी पहले ये देखो आप, ये जी ऐसा कुछ होता है, लाइट से दिखाई देती है और ये घूमता रहता है। स्वर्लिंग मास ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा का जो घूमता हुआ रोटेटिंग मास होता है जी ये। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, ऐसा माना जाता है ये सोलर विंड और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, इंट्रैक्शन की वजह से बनता है जी। सोलर विंड क्या होते हैं जी, अब ये बात हो रही है जी, बनता कैसे है ये प्लाज्मा, घूमता कैसे है यहाँ पे, बनता ऐसे जी। देखो सोलर विंड आती है जी, सोलर विंड क्या होती है जी, सूर्य से जी कुछ चार्ज पार्टिकल निकलते हैं जी, चार्ज पार्टिकल सूर्य से निकल रहे होते हैं ना चार्ज पार्टिकल, उन्हीं को बोलते हैं सोलर विंड। और जब अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है जी, मैग्नेटिक फील्ड जानते हो ना आप, जैसे मान लो जी आपने कभी चुंबक देखी है, मैग्नेट, तो ये क्या है जी, अगर मान लो यहाँ पे आयरन रखा है तो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी, नहीं करेगी। मान लो और नज़दीक होगा, ये आपको यहाँ को तक कर लेगी, इसे अट्रैक्ट कर लेगी। अब जहाँ तक ये मैग्नेट है ना, ये अपनी तरफ आकर्षित कर लेगी, अट्रैक्ट कर लेगी किसी आयरन को। तो ये क्या है, इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब ये इतना क्षेत्र है, अगर इस क्षेत्र में, इस एरिया में कुछ भी आयरन का पार्टिकल रहेगा, ये मैग्नेट अब अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी, समझे। इसी तरह से कुछ अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है जी, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड मतलब कि इतना एरिया जहाँ तक अर्थ आपको अट्रैक्ट कर ले अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स से, समझे। इसकी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड किस वजह से, क्योंकि इसके अर्थ के कोर में 3 पार्ट होते हैं ना अर्थ के कोर, जैसे क्रस्ट हो गया जी और मेंटल हो गया, क्रस्ट मेंटल आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। देखो जी 3 पार्ट है ना, अर्थ 3 पार्ट में डिवाइड है। ऊपर वाला होता है जी क्रस्ट, भूपरपटी बोलते हैं हिंदी में, और जी मेंटल मिडल का पार्ट, और एक बीच में होता है जी कोर। इसके अर्थ के कोर में जी कुछ मेटल होती हैं जी, जैसे आयरन हो गया, निकल हो गया, आयरन निकल नीफे बोलते हैं शॉर्टकट में, नीफे निकल और फेरस आयरन को ही फेरस बोलते हैं जी, लोहा और निकल इसके कोर में होता है। उनकी वजह से अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है जी, मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या है, सोलर विंड और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में जब इंट्रैक्शन होता है, इंट्रैक्शन का मतलब है जी एक दूसरे आपस में टकराते हैं, यहाँ से चार्ज पार्टिकल आ रहे हैं और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड यहाँ तक है, तो ये चार्ज पार्टिकल टकराते हैं, यहाँ पे क्या है प्लाज्मा डेवलप हो जाता है, प्लाज्मा, और वो स्पिन करने लगता है। ये देखो जी, इट इज़ ए ह्यूज फिनल टाइल लाइक स्पायरल का मतलब है घूमता हुआ जो मैग्नेटिक स्टॉर्म अकर्स ऑफ द पोलर आयनोस्फेयर ऑफ अर्थ। देखो जी याद रखना, सिर्फ नॉर्थ पोल पे ही नहीं हो सकता, ये साउथ पोल पे भी हो सकता है। आ जाए ना ओनली इन नॉर्थ पोल इट इज़ हैपन, बिल्कुल गलत हो जाएगा, याद रखना। अर्थ के और आयनोस्फेयर में देखा गया जी, अभी आयनोस्फेयर मैंने बताई दिया क्या है। तो ड्यूरिंग एक्सट्रीमली क्वाइट कंडीशन, जब क्वाइट कंडीशन होती है ना, क्वाइट का मतलब है शांत, जब मान लो आयनोस्फेयर में कोई चार्ज पार्टिकल नहीं घूम रहे हो तो बिल्कुल शांत वातावरण है वहाँ पे, समझे। तो जब ये डेवलप होता है जी, और इसको ये रिलेट किससे जी, दे आर रिलेटेड टू द ऑरोरा बोरियोलिस। ऑरोरा बोरियोलिस का मतलब जी लाइट, जो लाइट दिखाई देती है ना ग्रीन कलर की, इसी को बोलते हैं ऑरोरा। और ये क्या जी, अगर नॉर्थ साइड में होती है तो बोलते हैं ऑरोरा बोरियोलिस, और अगर साउथ पोल पे देखी जाती है ना ये लाइट, उसको बोलते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रोलिस। ऑस्ट्रेलिया के नाम पे जी, ऑस्ट्रेलिया साउथ साइड में है ना, साउथ अर्थ के सदर्न हेमिस्फीयर में, तो उसको बोलते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रोलिस, और नॉर्थ में तो ऑरोरा बोरियोलिस। तो ये फिनोमेना इसी के नाम से जाना जाता है। और इससे क्या जी, साइक्लोन की शेप होती है जी, लगभग साइक्लोन हमने पढ़ा था जी, साइक्लोन, ये साइक्लोन की शेप है जी। साइक्लोन क्या होता है हमने पढ़ा हुआ है कई बार, साइक्लोन आपको पता ना, वो भी क्या होता है, एक मास होता है जी, विंड एयर सिस्टम होता है, घूमता रहता है, समुद्र से मॉइस्चर लेता है ओशियन के ऊपर। इसके लिए क्या चाहिए, घूमने के लिए एक फोर्स चाहिए जी, फोर्स कोरियोलिस फोर्स, उसकी वजह से घूमता रहता है जी, और ऊपर जाके क्लाउड बना लेता है ऐसे घूमता घूमता, समझ रहे हो। तो ये भी क्या है जी, साइक्लोन की शेप ले लेता है, इसी वजह से इसे हरिकेन बोलते हैं, क्योंकि हरिकेन साइक्लोन का ही दूसरा नाम है, हरिकेन यूएस में बोलते हैं जी हरिकेन साइक्लोन को, तो इस वजह से इसका नाम है जी। और इससे इलेक्ट्रॉन प्रेसिपिटेशन होते हैं जी, प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है जी बारिश, रेनफॉल, लेकिन इससे वाटर नहीं निकलता, क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन की बारिश होती है, मतलब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। और ये किससे बना होता है, प्लाज्मा से बना होता है, जिसमें आयोनाइज्ड गैस होती हैं जो रोटेट करती रहती हैं हाई स्पीड पे। ये सारा कुछ हमने देख ही लिया जी। अब इसका फॉर्मेशन जी प्लाज्मा की वजह से बनता है जी, और प्लाज्मा किससे बनता है जी, सोलर विंड जो चार्ज पार्टिकल आ रहे होते हैं सन से, उससे प्लाज्मा डेवलप होता है, और इससे क्या है, एक चार्ज पार्टिकल का क्लाउड सा बन जाता है जी, जो स्पेस में ट्रेवल कर रहे होते हैं, और जो फ्यूल करते हैं मैग्नेटिक स्टॉर्म्स को एज दे इंटरेक्ट विद द मैग्नेटिक फील्ड, जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करके, मतलब जैसे ही इंटरेक्ट होते हैं जी, मिलते हैं मैग्नेटिक फील्ड से,
तो एक मैग्नेटिक स्टॉर्म बन जाता है जी। अब इससे और भी इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं जी, इम्पैक्ट का मतलब है इफेक्ट, क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। रिसर्चर क्या है जी, जो रिसर्चर होते हैं खोजकर्ता, वो क्या है, इससे जानेंगे कि सैटेलाइट को कैसे हार्म हो सकता है, कम्युनिकेशन सिस्टम जो रेडियो सिग्नल होते हैं जी उनको कैसे अफेक्ट कर सकता है। मान लो जी यहाँ सैटेलाइट घूम रहा है और बीच में जी मान लो सैटेलाइट है जी लगभग 35,000 किलोमीटर ऊपर अर्थ से, और यहाँ बीच में आयनोस्फीयर में बन रहा है, आयनोस्फीयर लगभग 640 किलोमीटर पे जी, समझ गए। और यहाँ पे अर्थ स्टेशन बने हुए हैं, यहाँ से सिग्नल भेजा, अब बीच में आ गया जी ये सिग्नल चला गया मान लो यहाँ पे सैटेलाइट पे, अब बीच में सैटेलाइट से आ रहा है जी नीचे अर्थ स्टेशन पे, तभी तो आपका मोबाइल कम्युनिकेशन वगैरह हो पाता है या टेलीविज़न चल पाता है, क्योंकि सैटेलाइट पे जाके वापस आता है ना सिग्नल, पूरे कंट्री पे फिर डिवाइड होता है। तो ये बीच में अगर मान लो ये प्लाज्मा आ जाए बीच में, तो सिग्नल को डिसरप्ट करेगा या नहीं करेगा, ये स्टडी के लिए देखा जाएगा जी, ये समझ रहे हो, ये सारी स्टडी होगी इसमें। चलते हैं नेक्स्ट पे जी। नेक्स्ट हमारा प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क क्या है उससे पहले देखेंगे रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है, अभी न्यूज़ में क्यों है। न्यूज़ में इसलिए जी क्योंकि आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा जो सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक, उसने आईडीबीआई बैंक है जी एक, उसको प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन की लिस्ट से बाहर कर दिया है, निकाल दिया है उसे, तो इसलिए न्यूज़ में है ये। बैकग्राउंड देखते हैं जी क्यों निकाला है। देखो जी आईडीबीआई बैंक पे 2017 में आरबीआई ने पीएसए की लिस्ट में डाला था, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क की लिस्ट में डाला था। इसे क्यों डाला था जी, इसे क्यों डाला था, इसे इसलिए डाला था, इस पे क्या जी, जो इसके जो नॉन परफॉर्मिंग असेट है जी एनपीए, वो बहुत बढ़ गई थी, इसलिए डाला था इसे। अब इसमें जी बैंक ने इसे बाहर क्यों कर दिया, क्योंकि जो बैंक है ना इसने माफ़ी मांगी है जी, एक तरह से माफ़ी का मतलब है जी, इसने कहा है जो हमारी एनपीए नॉन परफॉर्मिंग असेट्स है जी, जो बैड लोन्स है हमारे, उसको हम कम करेंगे और जो आपकी पॉलिसी है उससे कंप्लाई करेंगे, मतलब हम मानेंगे आपकी बात, और स्ट्रक्चरल और सिस्टमेटिक इंप्रूवमेंट करेंगे जी हम अपने बैंक में। तो ये इस बैंक ने कमिटमेंट की है कि सारी जो आपके रूल्स वगैरह हैं उनको मानेंगे। तो आरबीआई को इसने ये इन्फॉर्मेशन दी है, इसलिए आरबीआई ने कहा चलो भाई साहब आपने माना तो सही, हम आपको बाहर करते हैं इस लिस्ट से। अब एनपीए क्या होता है ये तो पता ही है ना आपने। मान लो किसी ए पर्सन ने लोन ले लिया, जैसे आपने नाम सुना होगा जी, ये बहुत सारे सुशील मोदी हो गए, इस डायमंड का जो व्यापारी था जी, ट्रेडर सुशील मोदी, या फिर सिद्धार्थ माल्या का नाम तो सुना ही होगा जी आपने। तो ये क्या जी, विजय माल्या, सॉरी सिद्धार्थ माल्या तो उसका बेटा है ना विजय माल्या, कुछ ऐसे ही दोनों, पता नहीं क्या है, माल्या का नाम तो सुना ही होगा, किंगफिशर का मालिक। जैसे बैंक से लोन ले लिया जी, वापस भरा नहीं लोन, तो ये लोन अगर जब भरा नहीं है वापस, कुछ पीरियड होता है जी 90 डेज और 180 डेज, कंपनीज के लिए और इंडिविजुअल के लिए अलग अलग पीरियड होता है। अगर इस टाइम पीरियड में वो वापस नहीं करते लोन को, या फिर इंटरेस्ट भी नहीं देते, कुछ भी नहीं देते, कुछ एक्टिविटी ना कुछ भी नहीं, तो इंटरेस्ट वापस करते हैं ब्याज, ना ही मूलधन देते हैं प्रिंसिपल जो पैसा लिया है, तो वो एनपीए की कैटेगरी में आ जाता है जी। अब ये प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन क्या होते हैं जी, इसे देखते हैं। ये क्या होते हैं, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन होते हैं जी, ये फाइनेंशियल मैट्रिक्स से रिलेटेड होते हैं जी। मान लो किसी बैंक का वीक फाइनेंशियल मैट्रिक्स है, तो आरबीआई उसे प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन की वॉच लिस्ट में रख देता है। ये क्या है जी, 2002 में इंट्रोड्यूस किया था आरबीआई ने ऐसा फ्रेमवर्क, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन का फ्रेमवर्क। इसमें होता क्या है, इसमें जो कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करता है आरबीआई, इसमें क्या होता है, जिसके मान लो किसी बैंक की पुअर एसेट क्वालिटी है, मतलब उसकी जो संपत्ति है वो पुअर क्वालिटी की है जी, या फिर वनरेबल ड्यू टू लॉस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, उसकी क्या है, कम हो गई है, लाभ जो है प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गया, लाभ इनकम जो है कम हो गई है, और उसकी एनपीए बढ़ गया जी, बैड लोन्स बढ़ गया है, तब उसको क्या जी इस लिस्ट में डाल दिया जाता है। ये अगले पॉइंट में वही लिखा है, अगर एनपीए बढ़ गया है किसी बैंकिंग सेक्टर में, तो उसे एनपीए इसमें पीसीए की लिस्ट में डाल दिया जाता है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन ले लेता है आरबीआई उसके अगेंस्ट। 2017 में इसमें रिव्यू करा गया, कुछ संशोधन किया गया जी, जो 2002 में जो लिए था जी प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के फ्रेमवर्क तैयार किया था, रूल्स तैयार किए थे, उसमें 2017 में रिव्यू किया गया इसको। इससे किसके बेस पे रिव्यू किया गया, रिकमेंडेशन दिया था जी ग्रुप ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल, ये काउंसिल है जी, इसका एक ग्रुप बना था, मेंबर बने थे कुछ, उसने रिकमेंडेशन दी थी, सिफारिश दी थी। ये किस पे बैठा था ये ग्रुप, ऑन रेजोल्यूशन रिजीम्स फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया एंड द फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स कमीशन। इसको इस पे क्या जी, फाइनेंशियल, ये मान लो फाइनेंशियल जो जितने भी इंस्टीट्यूशन है, बैंक हो गया जी या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, इन पे रिकमेंडेशन दी थी जी इसने। तो 2017 में आरबीआई ने कुछ फ्रेमवर्क स्वीकार किए जी। इसमें होता क्या जी, जब मान लो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क यूज कर लिया आरबीआई ने, लगा दिए, तो क्या होता है इसमें, इसमें होता ये जी, मान लो जब
किसी की प्रॉफिटेबिलिटी या असेट क्वालिटी या कैपिटल या किसी तरह का एनपीए बढ़ जाता है तब तो ये लगाता है। तो इसमें रेस्ट्रिक्शन लगा देता है जी आरबीआई, कुछ रेस्ट्रिक्शन मतलब लिमिटेशन, उस पर बाद कुछ मतलब लिमिट लगा देता है उस पर कुछ। कैसी लिमिट? 2 टाइप की रेस्ट्रिक्शन होती है जी। पहली मैंडेटरी मतलब माननी होती है, अनिवार्य होती है जो। दूसरी डिस्क्रेशनरी मतलब कि अपनी इच्छा से वो मानो तो मानो, नहीं तो मत मानो, अपनी इच्छा के अनुसार है जी। जो मैंडेटरी होती है जी वो कौन सी होती हैं? जैसे रेस्ट्रिक्शन ऑन डिविडेंड, ब्रांच एक्सपेंशन। ब्रांच एक्सपेंशन का मतलब है जी कि आप मान लो आईडीबीआई बैंक पे लगाई, आईडीबीआई बैंक पे, तो इस पे कि मान लो अभी टोटल 100 ब्रांच हैं, तो ये अब अपनी ब्रांच बढ़ा नहीं सकता, दूसरे नए बैंक नहीं खोल सकता अगर उस पर लगाती, ये मैंडेटरी है जी। डायरेक्टर कंपनसेशन, इस पर भी मैंडेटरी मानना पड़ेगा जी। और मैंडेटरी वाइल, ये सारी मैंडेटरी हैं जी ये। और डिस्क्रेशनरी कौन सी हैं जी? जैसे रेस्ट्रिक्शन ऑन लैंडिंग एंड डिपॉजिट, मतलब कि आप किसी को उधार दोगे या किसी का डिपॉजिट करोगे, मतलब कि जैसे मान लो जी आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करने जाते हो तो आरबीआई मना कर देता है कि आप डिपॉजिट ना तो डिपॉजिट करोगे, ना ही किसी को लैंडिंग करोगे, किसी को उधार भी नहीं दोगे। तो ये डिस्क्रिशनरी है जी। अगर मान लो जी, अगर चाहे वो बैंक तो माने तो वो चाहेगा तो मानेगा, नहीं तो नहीं मानेगा, ये डिस्क्रिशनरी है। और वो सारे ऊपर हैं जो मैंडेटरी है, मतलब अनिवार्य है, मानने ही पड़ेंगे। अब मान लो जी अगर ये बैंक पे लगा दिए जाते हैं तो और बैंक क्या क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता? देखो जी, बैंक आर नॉट अलाउड टू रिन्यू और एक्सेस कॉस्टली डिपॉजिट। अपने जितने भी जो कॉस्टली डिपॉजिट होते हैं ना, जितना भी पैसा जमा होता है, ना तो उसको रिन्यू करने के लिए अलाउ होता है वो बैंक, और ना ही क्या है जो फ्री बेस्ड इनकम होते हैं उनको भी इंक्रीज़ नहीं कर सकता है जी। और बैंक क्या होता है जी, उसको क्या है अपने एनपीओ को घटाने के लिए कुछ स्टेप लेने पड़ते हैं जी, ताकि वो एनपीओ को रिड्यूस कर सके और दोबारा जो एनपीए ना बन सके, फ्रेश एनपीए, इसे रोकने के लिए कुछ स्टेप लेगा जी। कंटेन का मतलब है जी हाँ स्टॉप करने के लिए, कंटेन जनरेशन ऑफ फ्रेश एनपीए, जो फ्रेश एनपीए ना हो जी, बैड लोन्स ना हो ऐसा, उसे रोकने के लिए कुछ स्टेप लेगा। इससे क्या जी, बैंक पे और भी कंडीशन लग जाती हैं जी। जैसे वो अलाउ नहीं होता बैंक न्यू बिजनेस करने के लिए, न्यू बिजनेस जैसे जी उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा दी जाती हैं कि इंटर बैंकिंग मार्केट से बोरिंग नहीं कर सकता, मतलब कि एक बैंक दूसरे बैंक से लोन ले सकते हैं ना, नहीं जी। लेकिन अगर वो इस प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लगा दिया आरबीआई ने, तो वो दूसरे बैंक से क्या है बोरो नहीं कर सकता, उधार नहीं ले सकता। तो ये सारी इंपोजिशन लग जाती है उस पर। तो इसमें इतना ही था, चलते हैं जी नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है अपना पीएलआई सेंटर्स नोड फॉर 33 एपीआई एप्लीकेशन। पीएलआई क्या है जी? ये एक स्कीम है, कई बार पढ़ा हमने न्यूज़ में, प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स। ये स्टार्टिंग में चलाई गई थी जी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए, मतलब जो भी कंपनी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाएगी, मैन्युफैक्चर करेगी ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसे गवर्नमेंट इंसेंटिव देगी। इंसेंटिव का मतलब है जी कुछ लाभ देगी उसे। अगर आप मान लो ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, कोई उत्पाद बना रहे हो, प्रोडक्ट बना रहे हो, कोई यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर रहे हो, मान लो मोबाइल ज़्यादा से ज़्यादा आप बना रहे हो कोई कंपनी, तो उस कंपनी को क्या गवर्नमेंट सहायता देगी, असिस्टेंस करेगी। तो इसमें क्या है, पहले सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए था ये, इलेक्ट्रॉनिक जो इक्विपमेंट बना रहे, लेकिन अब क्या है ये एक्सटेंड कर दिया गया है, मतलब लगभग इसमें बहुत सारी कैटेगरी इंक्लूड कर दी गई है। और अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है, मतलब अनुमति दे दी है कि 33 एपीआई एप्लीकेशन को। एपीआई क्या है? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। ये देखो जी, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, ये क्या होता है? देखो जी, जैसे मान लो आपको चेयर बनानी है, कुर्सी बनानी है, तो इसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए। इसका रॉ मटेरियल क्या है जी? कच्चा माल। रॉ मटेरियल चेयर बनाने के लिए जी क्या है? लकड़ी, वुड चाहिए आपको, तभी तो बनेगी, ये है इसका रॉ मटेरियल। ऐसे मान लो जी अगर आपको दवाई बनानी है जी, कोई दवाई मेडिसिन बनानी है, टैबलेट, समझे, तो उसके लिए रॉ मटेरियल जो होता है, रॉ मटेरियल कच्चा माल, उसी को बोलते हैं एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। जैसे जी मान लो क्रोसिन की गोली बनानी है, क्रोसिन की गोली, ये बुखार के लिए होती है, फीवर के लिए, आपको पता ही होगा, खाई होगी कभी कभी तो खाई होगी क्रोसिन की गोली। इसे बनाने के लिए जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है क्या है? पैरासीटामोल रॉ मटेरियल है जी इसके लिए, कच्चा माल, इससे बनेगी क्रोसिन। तो ये इसके लिए क्या है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये पीएलआई स्कीम में डाल दिए गवर्नमेंट ने। इसके लिए लगभग 5000 करोड़ रुपए क्या है इन्वेस्टमेंट के लिए कमिट किया जी गवर्नमेंट ने, इतनी इसमें इन्वेस्टमेंट होगी इसमें। मतलब कि जो पहले प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स ही जो इक्विपमेंट प्रोड्यूस करते थे उन कंपनियों को ही इंसेंटिव देती, गवर्नमेंट लाभ देती थी, बेनिफिट देती थी। लेकिन अगर जो एपीआई भी मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे हमारी कंट्री में, तो उन कंपनियों को भी लाभ देगी। इसका मतलब ये हुआ जी। अब एपीआई क्या जी, हमने ऑलरेडी जान ही चुके हैं, किसी भी मेडिसिन में 2 इंग्रेडिएंट होते हैं जी मेन। एक तो होता है जी केमिकली एक्टिव एपीआई,
जो केमिकली एक्टिव होता है जी, सक्रिय होता है एपीआई। दूसरा होता है केमिकली इनएक्टिव, जो अस्क्रिय होता है, मतलब एक्सीपिएंट बोलते हैं उसको, एक्सीपिएंट। दो ये एपीआई रॉ मटेरियल होते हैं जी किसी भी मेडिसिन को बनाने के लिए, समझ गए। अब एपी क्या है, ये केमिकल कंपाउंड है, मतलब मान लो रॉ मटेरियल है जो फिनिश्ड मेडिसिन को बनाने के लिए यूज होता है। जैसे एग्जांपल मैंने क्रोसिन का दिया था, यहाँ भी क्रोसिन का लिखा हुआ है जी। जैसे पैरासीटामोल एक एपीआई है, क्रोसिन एक मेडिसिन बनकर तैयार हो गई। तो ये क्रोसिन की जो गोली है जी, फीवर और बॉडी एक, जो बॉडी एक का मतलब है जी दर्द, जो बॉडी में शरीर में दर्द होता है उसके लिए, रिलीफ के लिए यूज होती है। एक जी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन ड्रग होता है, उसमें क्या है मल्टीपल एपीआई यूज होते हैं। फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन ड्रग होती हैं जी, जैसे मान लो किसी को 3 बीमारी होगी जी साथ में, कैंसर भी हो गया, किसी को और भी बीमारी होगी, टाइफाइड हो गया, या फिर देखो जी टाइफाइड भी हो गया, किसी को टाइफाइड भी हो गया, चिकनगुनिया भी हो गया, या कुछ और हो गया। या फिर मान लो जी किसी पर्टिकुलर आदमी को एक बीमारी है, कोई ऐसा टाइफाइड है, किसी और को नहीं है जी, उसे ऐसा मोतीजीरा निकला जी, उसको टाइफाइड हो गया। तो इसके लिए क्या है, एक फिक्स डोज ड्रग कॉम्बिनेशन बनाया जाता है कि सिर्फ इसी आदमी के लिए यूज होगा, या फिर 2-3 बीमारियां उसके लिए यूज होगा। तो इस तरह की दवाइयां होती हैं जी, उनमें क्या है मल्टीपल एपीआई यूज होते हैं जी, उनमें रॉ मटेरियल कई तरीके के यूज होते हैं। और जो सिंगल डोज ड्रग होती है उनमें से सिर्फ एक ही एपीआई यूज होता है, जैसे क्रोसिन हो गया जी, उसमें एक ही एपीआई यूज होगा, जैसे पैरासीटामोल। अब इन्हें मैन्युफैक्चर कैसे किया जाता है जी, एपीआई को बनाया कैसे जाता है, देखो जी इनमें क्या है, सिर्फ एक रिएक्शन ही नहीं होती है एपीआई के लिए, इस रॉ मटेरियल में बहुत सारी रिएक्शन होती हैं जी, सेवरल केमिकल कंपाउंड होते हैं एपीआई बनाने के लिए। तो सारा प्रोसेस होता है जी, और इस प्रोसेस में बीच में जो कंपाउंड होते हैं ना, केमिकल कंपाउंड, उन्हें बोलते हैं इंटरमीडिएट, मतलब बीच वाले कंपाउंड होते हैं, जब रिएक्शन होती है उन्हें बोलते हैं इंटरमीडिएट, जो केमिकल कंपाउंड होते हैं। अब ये क्या है जी, बहुत सारी रिएक्शन से गुजरना पड़ता है, जो इंटरमीडिएट होते हैं, कई सारी रिएक्शन होती हैं रॉ मटेरियल से, तब जाके ये क्या है दवाइयाँ बनती हैं। फिर उसके बाद में क्या, उसे प्योरीफाई भी किया जाता है जी। तो उसमें क्या है, रिसर्च होती है जी, बहुत सारा प्रोसेस होते हैं, रिएक्शन होती हैं। अब इंडिया क्या है जी, इंडिया ज़्यादा मैन्युफैक्चर नहीं करता है जी एपीआई। ये सारी मार्केट किसके पास है, चाइना में सबसे ज़्यादा होता है। देखो जी 90s तक 1990 के दशक तक, 90s का मतलब है 1990 का दशक था, इंडिया सेल्फ रिलायंट था जी। सेल्फ रिलायंट का मतलब है जी आत्मनिर्भर था, अपने इंडिया में ही एपीआई मैन्युफैक्चर होती थी, मतलब जितनी हमारे देश को ज़रूरत है वो होती थी, और हम बाहरी देश को भी एक्सपोर्ट करते थे, हमारे देश में मैन्युफैक्चर होती थी। लेकिन बाद में क्या, चाइना के राइज हुआ जी, चाइना एक प्रोड्यूसर बन के राइज हुआ जी एपीआई का, एपीआई प्रोड्यूस होने लगा जी चाइना में बहुत ज़्यादा, और ये बहुत ही कम दाम में ये प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने लगा। तो इससे क्या है जी, चाइना का जो एपीआई बहुत ही कम दाम में बिकने लगा, और हमारी कॉस्ट हाई आती थी। इसलिए क्या है, जो लो कॉस्ट एपीआई था चाइना का, वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्रिएट हो गई जी चाइना में, और ये जी इंडिया की जो मार्केट थी वो डूब गई, क्योंकि गवर्नमेंट है जी चाइना की वहाँ पे इंसेंटिव देती थी उन्हें, और टैक्स इंसेंटिव भी देती थी, मतलब टैक्स में भी फ़ायदा देती थी, और आपका किस में देती थी, सब्सिडी वगैरह भी प्रोवाइड करती थी, इसलिए उन्हें फ़ायदा हुआ जी। जो ऑपरेशन होता था जी, जैसे मान लो एपीआई बनाने के लिए जो भी ऑपरेशन होता है, उसमें लगभग इंडिया की जो कॉस्ट है वो होती है 13 to 40% लगभग, और जो चाइना की होती थी वो 6 to 7% कॉस्ट आती थी जी, ऑपरेशन कॉस्ट। अब इससे भी इंडिया ने जी बनाना छोड़ दिया, तो सारी मार्केट कहाँ पे डाइवर्ट हो गई जी, चाइना पे। तो इसलिए ड्यू टू लो प्रॉफिट मार्जिन एंड नॉन लुक्रेटिव इंडस्ट्री, क्योंकि जी चाइना का क्या जी प्रॉफिट ज़्यादा था लेकिन इंडिया का कम था, तो इंडिया के लो प्रॉफिट की वजह से, और दूसरा नॉन लुक्रेटिव इंडस्ट्री, लुक्रेटिव का मतलब होता है जी प्रॉफिटेबल, कि कोई लाभ ना होने के कारण जो इंडस्ट्री है जी, इंडियन फार्मा इंडस्ट्री, ये बंद हो गई जी, स्टॉप्ड हो गई टू मैन्युफैक्चर एपीआई करने के लिए। तो ये सारा सिस्टम है जी। इसमें चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी प्ली इन सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट रॉन्ग प्रोसिक्यूशन। सुप्रीम कोर्ट में एक प्ली डाली गई जी, प्ली का मतलब है याचिका, पिटीशन डाली गई। आपने मान लो जैसे एप्लीकेशन डालते हैं, उसमें क्या है जी, कहा है कि जो रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशन होते हैं, प्रोसिक्यूशन का हो जाते हैं मुकदमे को बोलते हैं जी, मुकदमा, किसी पे केस चलता है ना, मुकदमा कोर्ट में प्रोसेस होता है, पुलिस का प्रोसेस, सबको मिला के प्रोसिक्यूशन बोलते हैं जी। जैसे कोर्ट में केस चला, उसे बंद कर दिया जी, उसे जेल में, तो प्रोसिक्यूशन, मुकदमा चल रहा है जी उसका। तो जो रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशन होते हैं जी, उनके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में प्ली डाली है। मामला क्या है जी, मामला ये है जी, जैसे मान लो जी पुलिस अथॉरिटीज़ होती हैं, किसी पर्सन को गिरफ्तार कर लिया जी, अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट किसी, मान लो किसी ने एफआईआर दर्ज कराई जी किसी के खिलाफ, ए पर्सन ने बी के खिलाफ, और बी पर्सन को अरेस्ट कर लिया पुलिस ने। अब ये बी पर्सन मान लो बाद में पता चला 3-4 साल के बाद ये जेल में बंद है, 3-4 साल के बाद एविडेंस मिले कि जी इस पर गलत रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशन है जी, इसका गलत मुकदमा चल रहा था जी, इस पर कोई आरोप नहीं है। तो अब क्या है,
भाई साहब इसने तो 3 साल जेल भुगती ना, इस पर कोई आरोप लगाए गए आपने, मतलब इस पर कोई चार्ज भी नहीं था, इसका तो नुकसान हुआ ना 3 साल का, और जेल में भी बंद रहा, तो इसका भरपाई कौन करेगा, कंपनसेशन दो, यही मांगा जी इसमें पिटीशन में, यही बोला है कि लगभग क्या है, पॉपुलेशन अराउंड 1.5 बिलियन हैज़ नो इफेक्टिव स्टैट्यूटरी और लीगल मैकेनिज्म। देखो जी हमारी लगभग 1.5 बिलियन की पॉपुलेशन है, और उसका कोई ऐसा ना तो कोई स्टैट्यूटरी और लीगल मैकेनिज्म है रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशन के लिए, कि जो गलत मुकदमे होते हैं और जो पुलिस वगैरह अरेस्ट कर लेती है, मिसकंडक्ट दिखा दिया इनके खिलाफ, फॉल्स केसेस दर्ज कर लेती है जी, तो इनसे क्या जी जो अफेक्ट पड़ता है, तो इसके लिए जी एक कंपनसेशन का क्राइटेरिया होना चाहिए कि उन्हें कंपनसेशन दी जाए। कंपनसेशन का मतलब है जी मुआवजा। इस तरह से क्या है, दिस हैज़ नॉट ओनली डिस्टॉर्ड द सोशल फैब्रिक ऑफ द नेशन, ये जो रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशन होते हैं ना, गलत मुकदमे, ये एक तो हमारे सोशल फैब्रिक जो होता है सामाजिक, समाज को डिस्ट्रॉय करते हैं, बर्बाद करते हैं। दूसरा अफेक्ट करते हैं ओवरबर्डन जुडिशरी, मतलब पहले से ही देखो जी जो जुडिशरी है, कोर्ट वगैरह, उन पर पहले से ही केस बहुत ज़्यादा है, लगभग 14 मिलियन केस, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं जी, 14 मिलियन में लगा लो जी, कितने हो गए आपको, 40 मिलियन केस ऑलरेडी पेंडेंट, मतलब वहाँ पे पेंडेंसी हो रखी है, मतलब पहले से ही क्या है ओवरबर्डन कोर्ट, उसमें बहुत ज़्यादा केसेस हैं, 40 मिलियन केस से ज़्यादा हैं, और उन पे ऐसे रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशन के केस और जाएंगे तो और बर्डन बढ़ेगा ना, तो इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है जी ये। अब वे ईडी क्या जी, वे ईड में क्या जी सॉल्यूशन क्या है, देखो जी लॉ कमीशन है जी, लॉ कमीशन ने रिकमेंड किया था, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने, लॉ कमीशन आपको पता होगा एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब एग्जीक्यूटिव के द्वारा बनाई जाती है, और हर 3 साल में, एवरी 3 ईयर में कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है इसको। इसने रिपोर्ट दी थी जी 2018 में, 277th रिपोर्ट दी थी, मतलब 277वीं रिपोर्ट इसने जारी की थी, किसके लिए, मिसकरेज ऑफ जस्टिस, मतलब न्याय के कारण जो मिसकरेज होता है जी, इसी बारे में दिया था, रिपोर्ट में बोला था इसने कि इसे इम्प्लीमेंट किया जाए, रिकमेंडेशन दी थी ऐसी लॉ कमीशन ने। तो इसके बेस पे क्या है जी, एक कोर्ट है जी दिल्ली हाई कोर्ट का, एक मतलब दिल्ली हाई कोर्ट का एक केस है, केस कौन सा केस है जी, मुकदमा 2017 में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था बबलू चौहान केस में, उसने कहा था कि कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ इशू ऑफ रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन टू विक्टिम्स ऑफ रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशन एंड इनकार्सिरेशन, मतलब जिन पे भी पीपल पे जो रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशन होता है उन्हें रिलीफ दिया जाए और रिहेबिलिटेट किया जाए, रिहेबिलिटेट का मतलब यही है जी कि उन्हें कंपनसेशन दिया जाए, मुआवजा दिया जाए, आपने रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशन चलाया जो उन पे। अब बैकग्राउंड समझते हैं जी थोड़ा, बैकग्राउंड क्या है, देखो जी अंडर ट्रायल जो अकाउंट है, जो अंडर ट्रायल होते हैं, मतलब अंडर ट्रायल का मतलब है जी जिन पे मुकदमा चल रहे होते हैं और जेल में होते हैं और फाइनल नहीं हुआ है, ऐसे लगभग 70% जो केस हैं इंडिया की पॉपुलेशन के, जो प्रिजन में बंद है, पॉपुलेशन प्रिजन का मतलब है जेल में बंद है, ऐसे कौन से स्टेट हैं जी हाईएस्ट केस है जिनमें, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में, इनमें रिकॉर्ड देखे गए जी। और इनके कारण क्या है जी, जो जेल में ये बंद होते हैं इनके कारण कोविड-19 भी केस बहुत ज़्यादा देखे गए, क्योंकि ओवरबर्डन है जेल भी, कैपेसिटी तो है जी 1000 पर्सन की जेल में, और वहाँ पे भरे हुए हैं आपने 5000 पर्सन, तो क्या है लोग पास पास रहेंगे, तो वहाँ पे कोविड-19 के केस भी बहुत ज़्यादा देखने को मिला था इस वजह से, तो ये इस रिपोर्ट में बोला गया। चलते हैं जी नेक्स्ट पे, नेक्स्ट है अपना मोबिलाइजिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल फाइनेंसिंग इन इंडिया। ये क्या जी, एक रिपोर्ट है जी, न्यू रिपोर्ट, मोबिलाइजिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल फाइनेंसिंग, ये रिपोर्ट रिलीज किया रिसेंटली। इस रिपोर्ट में रिलीज किसने किया जी, इसको नीति आयोग ने किया जी, ये पता होगा आपको, 1 जनवरी 2015 को बनाया गया था नीति आयोग, पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था जो 1950s में बनाया गया था जी, प्लानिंग कमीशन, पहले प्लानिंग हुआ करती थी, पंचवर्षीय योजना चली करती थी, 5 ईयर प्लानिंग, अब नहीं होती वो, अब एजेंडा चलते हैं इसके, 1 साल के, 1 ईयर के, 3 ईयर के, 10 ईयर के, ऐसे एजेंडा चलते हैं इसके नीति आयोग के। तो एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी, मतलब एग्जीक्यूशन से कोई एक्ट नहीं है नीति आयोग का। तो ये रिपोर्ट किसने रिलीज किया, नीति आयोग ने, और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूशन, एक इंस्टीट्यूशन है जी रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूशन के नाम से, इसने रिपोर्ट रिलीज किया। इसने क्या कहा है, इसने इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए फाइनेंस कैसे होना चाहिए, फाइनेंस का क्या रोल है, मतलब पैसे का क्या रोल है इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाने में, जो बिजली से जो चलते हैं ना जी, आपने देखा होगा स्कूटी वगैरह, कार वगैरह, बिजली की चलने वाली, बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो इनका फाइनेंस का क्या रोल है जी, पैसे का इनमें, ये इस रिपोर्ट में बताया गया। देखो जी पहली बार तो इसने कहा है कि कम से कम USD $266 बिलियन की कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए, मतलब पैसा चाहिए, इतना इतना डॉलर चाहिए जी, अगर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करना है। किस लिए, ताकि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, क्योंकि जी चार्ज होने के लिए उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए ना, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए ये पैसा चाहिए, बैटरीज के लिए चाहिए जी डेवलप करने के लिए, और कंज्यूमर के लिए क्या भी सेवरल चैलेंजेस है जी, जो कंज्यूमर जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल की वजह से। देखो जी एक तो हाई इंटरेस्ट रेट, दूसरा हाई इंश्योरेंस रेट्स,
इंश्योरेंस इनका हाई रहता है जी, इंश्योरेंस जो बीमा कराते हैं उसका रेट्स हाई। दूसरा लो लोन टू वैल्यू रेशो, लो लोन टू वैल्यू रेशो जी, ये सारे सिस्टम होते हैं जी, समझ गए आप। तो ये सारे सिस्टम हैं इसके, मतलब ये कंज्यूमर के चैलेंज है जी, कंज्यूमर के सामने जो चुनौतियाँ हैं, हाई इंटरेस्ट रेट, हाई इंश्योरेंस रेट्स और लो लोन टू वैल्यू रेशो। अब इसके लिए इस रिपोर्ट में 10 सॉल्यूशन बताए गए हैं कि इन चैलेंजेस को एड्रेस कैसे किया जा सकता है। एड्रेस का मतलब है जी निपटा कैसे जा सकता है इन जो चैलेंज दिए हैं। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जैसे बैंक हो गया, एनबीएफसी हो गया, एंड इंडस्ट्री और गवर्नमेंट हो गया, इन्हें क्या जी ये सॉल्यूशन अडॉप्ट करने पड़ेंगे। इन अडॉप्ट का मतलब जी अपनाने पड़ेंगे, जो सॉल्यूशन बताएं, हल बताएं, तभी जाके क्या है इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोशन हो सकेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल है जो कंज्यूमर है वो उसकी तरफ मूव कर सकेंगे, मतलब खरीदेंगे, परचेज करेंगे। तो आज के टॉपिक इतने थे जी। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखते हैं जी। फर्स्ट, मैत्री सेतु ब्रिज अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, किस किस कंट्री के बीच में जी ये ब्रिज है जी, एक फ्लाईओवर मैत्री सेतु। इंडिया नेपाल, इंडिया म्यांमार, भूटान नेपाल, इंडिया बांग्लादेश। बताओ जी, ये हमने पढ़ा था जी बहुत अच्छे से। जी हाँ बिल्कुल करेक्ट, 4 करेक्ट आंसर सही है जी। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है जी ये फैनी रिवर जी, फैनी रिवर त्रिपुरा और बांग्लादेश के बॉर्डर पे फ्लो करती है, उसके ऊपर है मैत्री सेतु ब्रिज। चलते हैं जी नेक्स्ट पे अपने। नेक्स्ट है जी, कंसीडर द फॉलोइंग चैलेंजेस फेस्ड बाय कंज्यूमर्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। इलेक्ट्रिक व्हीकल अपनाने में जो कंज्यूमर को चैलेंजेस, चुनौती देखने को मिलती है, कौन कौन सी है। हाई इंटरेस्ट रेट, हाई इंश्योरेंस रेट्स, लो लोन टू वैल्यू रेट। अभी पढ़ा जी हमने, बताओ जी कौन कौन से। हाई लोन टू वैल्यू रेशो 1 2 करेक्ट है, 2 3 1 3 या ऑल ऑफ दी अबव। देखो जी ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 2 3। चलते हैं जी नेक्स्ट पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रोजेक्ट 75(1). ये प्रोजेक्ट 75 है जी, हमने कल पढ़ा था जी न्यूज़ में। इसके अंडर बताना जी कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको। पहली स्टेटमेंट, सॉरी जी इनकरेक्ट बतानी है आपको, गलत स्टेटमेंट बतानी है। 6 स्कॉर्पियन क्लास ऑफ सबमरीन आर बिल्ट अंडर द प्रोजेक्ट 75 बाय मैजागॉन डॉक लिमिटेड मुंबई। ये कंपनी है जी, इसके बारे में पढ़ा था जी हमने, एमडीएल। प्रोजेक्ट 75 के अंदर कद क्या है, 6 ऐसी स्कॉर्पियन सबमरीन बनाई जी पनडुब्बी। क्या ये सही है। INS करंज इज द फर्स्ट सबमरीन अंडर प्रोजेक्ट 75 कमीशन इनटू द इंडियन नेवी। इंडियन नेवी में जो स्टार्ट की गई है, कमीशन की गई है, स्टार्ट की गई है, वो फर्स्ट जो पनडुब्बी है, फर्स्ट सबमरीन, वो INS करंज है क्या, ये फर्स्ट है क्या। थर्ड बोल रही है द टेक्नोलॉजी फॉर दीज सबमरीन्स वर डेवलप्ड बाय DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जो इसमें टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वो DRDO डेवलप कर रहा है क्या इसे बनाने के लिए। आपको इनकरेक्ट बताना जी। आपके ऑप्शन है 2 ओनली गलत है, दूसरा गलत है, 2 या 3, 1 3 या 1 ओनली। देखो जी दूसरा बिल्कुल गलत है, क्यों, पहला तो बिल्कुल सही है, 6 सबमरीन बनाई जा रही है और इसे यही कंपनी बना रही है MDL। लेकिन दूसरा गलत इसलिए जी क्योंकि INS करंज फर्स्ट नहीं है जी, हमने पढ़ा था थर्ड है, ये थर्ड नंबर की, तो इसलिए गलत हो जाएगा। थर्ड इसलिए गलत है जी क्योंकि DRDO टेक्नोलॉजी नहीं दे रही है, फ्रांस से टेक्नोलॉजी ले रहे हैं जी हम, ये DRDO नहीं दे रही है। तो 2 और 3 गलत है जी, इनकरेक्ट पूछा हमें, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं जी नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा बामियान, समटाइम्स सीन इन न्यूज, इज लोकेटेड इन। बामियान एक रिवर है जी, कहाँ पे लोकेटेड है बताना आपको, ईरान, टर्की, अफगानिस्तान या सीरिया। देखो जी अफगानिस्तान में जी बामियान रिवर। चलते हैं नेक्स्ट पे, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा जी यहाँ पे सी। चलते हैं नेक्स्ट पे जी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कुछ स्टेटमेंट दी हुई है जी आपको, वो बताना जी करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहली बोल रही है इनर लाइन परमिट सिस्टम रेस्ट्रिक्ट मूवमेंट इन एरियाज क्लोज टू द बॉर्डर फॉर एवरीवन अदर देन दोज विद ए फॉर्मल परमिशन। क्या जी इनर लाइन परमिट एक ऐसा सिस्टम है जो रेस्ट्रिक्ट करता है किसी भी आदमी की मूवमेंट, कि वहाँ पे आप आ जा नहीं सकते अगर आपके पास फॉर्मल परमिशन नहीं है, परमिशन के बिना नहीं आ जा सकते। नेक्स्ट बोल रहा है उत्तराखंड शेयर बॉर्डर विद द चाइना एंड नेपाल। उत्तराखंड चाइना और नेपाल के साथ बॉर्डर लगाता है क्या। थर्ड बोल रहा है उत्तराखंड डज नॉट हैव एनी ILFC सिस्टम। जो उत्तराखंड है उसके पास कोई भी इनर लाइन परमिट सिस्टम ऐसा नहीं है। तो आपको करेक्ट बताना है कौन सा जी करेक्ट स्टेटमेंट। आपके ऑप्शन है जी 1 2 1 3 1 ओनली 2 3। देखो जी फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल करेक्ट है, थर्ड बिल्कुल गलत है क्योंकि उत्तराखंड के पास भी ILP सिस्टम है। ऐसा सिस्टम होता है जी, मान लो कोई ये ट्राइब्स वगैरह, ट्राइबल वगैरह जो अनुसूचित जनजाति होती हैं, जंगलों के में रहती हैं जी, कुछ ट्राइबल एरियाज को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा सिस्टम बनाया जी गवर्नमेंट ने, इनर लाइन परमिट। वहाँ पे अगर आप इस एरिया में घूमने जाना चाहते हो या रिसर्च करने जाना चाहते हो तो आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, तभी जा सकते हो, तो फॉर्मल परमिशन के कारण ही। तो यहाँ पे पूछा करेक्ट 1 2 करेक्ट है जी, थर्ड इनकरेक्ट है, तो ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे जी। नेक्स्ट हमारा जम्बो फर्म्स जोम्बी फर्म्स समटाइम्स इन न्यूज़ इम्प्लाइज। जोम्बी फर्म है जी, न्यूज़ में देखी जाती है, इसका क्या मतलब है ये बताना जी। फर्स्ट बोल रहा है फर्म्स विच अर्न सफिशिएंट प्रॉफिट टू फाइनेंस देयर डेट्स। ऐसी फर्म जो क्या है अपने, उनके पास सफिशिएंट प्रॉफिट होता है जी और अपने कर्ज को भुगतान कर सकती हैं
ऐसी फर्म्स विच क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ऐसी कंपनी को बोले जाते हैं जी। फर्म का मतलब कंपनी या कॉरपोरेशन कि जो ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार उत्पन्न करती हो, क्रिएट करती हो, पैदा करती हो। सी बोला जी फर्म्स विच आर नॉट एबल टू कवर देयर डेट सर्विसिंग कॉस्ट विद करंट अर्निंग, उनकी जो ऐसी कंपनी या फर्म जी जिनकी जो अर्निंग है, कमाई है, उससे क्या अपना जो कर्ज है वो चुका नहीं सकती हैं। डी बोल रहा है फर्म्स सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट विदाउट टैक्सिंग ऑन इट्स प्रॉफिट, ऐसी फर्म्स जिन्हें गवर्नमेंट सपोर्ट करती है बिना किसी टैक्स के, उनके प्रॉफिट पर कोई टैक्स नहीं लगाती, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, उनको बोलते हैं कि जोमी फर्म्स। आपके ऑप्शन है जी, बताओ आंसर है जी। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है जी सी, ऐसी फर्म्स को बोलते हैं जी जो अपना जो अर्निंग हो रही है उसके कारण आपका जो डेट है, कर्ज चुका नहीं सकते हैं, उसको बोलते हैं जोम्बी फर्म्स। सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं जी नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कार्बन ऑफसेटिंग। कार्बन ऑफसेटिंग के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दी हुई हैं आपको, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही थी कार्बन ऑफसेटिंग अलाउज ए कंट्री टू हेल्प रीच इट्स ओन इमिशन रिडक्शन टारगेट बाय फंडिंग इमिशन रिडक्शन इन अनदर कंट्री। क्या जी, अगर कार्बन ऑफसेटिंग का मतलब है अगर कोई कंट्री मान लो अपने इमिशन को रिड्यूस करना चाहती है, मतलब जो कार्बन इमिशन होता है ना, पॉल्यूशन होता है, उसको रिड्यूस करना चाहती है, तो किसी और कंट्री में वो क्या है, इन्वेस्टमेंट कर सकती है, फंड दे सकती है, उसके कारण टारगेट को रिड्यूस कर सकती है क्या। सेकंड बोल रही है यूनाइटेड नेशन क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म सेटअप अंडर द 1997 क्योटो प्रोटोकॉल इट्स फर्स्ट मेजर कार्बन ऑफसेटिंग स्कीम। क्या जी 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हुई थी ग्रीन हाउस गैस इमिशन पे, कि इसको ग्रीन हाउस गैस इमिशन होती है जैसे CO2 हो गया जी, मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, इनको क्या है रिड्यूस करना, कम करना है। तो उसके अंदर क्या है जी यूनाइटेड नेशन का एक क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म था, तो ये क्या है कार्बन ऑफसेटिंग को कम करने के लिए फर्स्ट मेजर था क्या। नेक्स्ट बोल रही है कार्बन ऑफसेटिंग कैन बी ब्राउट बाय द इंडिविजुअल्स कंपनीज और कंट्रीज। कार्बन ऑफसेटिंग किसी कंपनी के द्वारा भी कर सकते हैं जी, या कंट्रीज कर सकती है, या फिर कोई इंडिविजुअल भी कार्बन ऑफसेटिंग को कर सकता है जी, पॉल्यूशन को कम। बताना जी 1 2 करेक्ट है, 1 3 2 3 या ऑल ऑफ दी अबव। जी हाँ बिल्कुल डी करेक्ट आंसर है, ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन हम देख चुके हैं, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी हमारा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग, कुछ स्टेटमेंट दी हुई हैं आपको, इनकरेक्ट बतानी जी। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडियन स्टेट इज कन्फाइंड टू द लैंग्वेजेज लिस्टेड इन 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी मान लो इंडियन स्टेट है, इंडिया में कोई भी राज्य है, जैसे यूपी, बिहार, केरल, तमिलनाडु, कोई भी हो गया, उसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज, मान लो किसी स्टेट को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज चूज करनी है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में जितनी लैंग्वेज है, मान लो 22 लैंग्वेज है जी, उसमें अभी 22 लैंग्वेज, उनमें से ही अपनी कोई ऑफिशियल लैंग्वेज चूज कर सकें, उसके अलावा कोई ऑफिशियल लैंग्वेज अडॉप्ट नहीं कर सकता कोई भी स्टेट। ये स्टेटमेंट बोल रही है, आपको बताना इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट है क्या, गलत है क्या, सही है। द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द डिफरेंट स्टेट। हमारे संविधान में ये प्रोविजन दी गई है कि कौन से स्टेट की कौन सी लैंग्वेज रहेगी ऑफिशियल लैंग्वेज। ये आपको बताना जी कौन सा करेक्ट है। 1 करेक्ट मतलब इनकरेक्ट बताना, गलत कौन सा। 1 इनकरेक्ट है दोनों, या दोनों इनकरेक्ट है जी, या दूसरा इनकरेक्ट है, या फिर दोनों गलत नहीं है, बिल्कुल दोनों सही हैं। देखो जी दोनों इनकरेक्ट है, ऑप्शन हो जाएगा सी, दोनों ही गलत है। ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंट स्टेट की कोई ऑफिशियल लैंग्वेज दी गई है, और ना ही वो मैंडेटरी है कि 22 लैंग्वेज हैं जो 8th शेड्यूल में, उनमें से अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज चूज करें, कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं जी वो। चलते हैं जी नेक्स्ट पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सिविल सर्विसेज क्रिएटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सिविल सर्विसेज के बारे में दिया गया जी, स्टेटमेंट आपको करेक्ट बतानी है। पहला बोल रहा है जी एन ऑफिसर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज कैन नॉट बी डिसमिस्ड बाय एनी अथॉरिटी इन इंडिया अदर देन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो ऑल इंडिया सर्विस के ऑफिसर होते हैं जी, उन्हें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही डिसमिस कर सकते हैं, हटा सकते हैं, कोई और अथॉरिटी नहीं हटा सकती। ए सिविल सर्वेंट कैन नॉट बी डिसमिस्ड और रिमूव्ड बाय एनी अथॉरिटी सबॉर्डिनेट टू दैट बाय विच ही वाज अपॉइंटेड। कोई भी सिविल सर्वेंट होता है जी, मान लो IAS हो गया, IPS हो गया आपके, इनको क्या जी सिर्फ क्या वही अथॉरिटी हटा सकती हैं जो उनसे अबव हो। मान लो जी इन्होंने UPSC ने रिक्रूटमेंट किया इनका, तो UPSC से अबव ही इन्हें कोई हटा सकता है, उससे नीचे कोई अथॉरिटी नहीं हटा सकती। ऐसा इसमें बोला गया, आपको बताना करेक्ट कौन सा, 1 करेक्ट 2 करेक्ट दोनों, या दोनों गलत हैं जी। देखो जी दोनों बिल्कुल करेक्ट हैं। सी इन्हें प्रेसिडेंट ही हटा सकता, कोई और नहीं रिमूव कर सकता। और दूसरा भी सही है जी, जिसने इन्हें अपॉइंट किया उनसे कोई सबॉर्डिनेट अथॉरिटी इन्हें रिमूव नहीं कर सकती, जिसने अपॉइंट किया। जैसे प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया तो प्रेसिडेंट ही हटा सकते हैं जी, उनसे ऊपर तो कोई पोस्ट ही नहीं है, तो इनसे नीचे कोई नहीं रिमूव कर सकता। चलते हैं जी नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी अपना कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट दी हुई हैं, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है जी, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। आपके स्टेटमेंट ये है जी आर्टिकल 341 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड सर्टेन प्रिविलेजेस एंड कंसेशन टू द नंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट के लिए क्या जी, आर्टिकल 341 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड सर्टेन प्रिविलेजेस एंड कंसेशन टू द मेंबर्स ऑफ शेड्यूल कास्ट। इसमें दिखा गया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 341 में 341 में जो अनुसूचित जाति हैं शेड्यूल कास्ट, उनके लिए कंसेशन दी गई है, प्रिविलेज दिए गए हैं। ये क्या सही है क्या, स्टेटमेंट करेक्ट बताना आपको।
सेकंड बोल रही है प्रेसिडेंट अलोन इज वेस्टेड विद द पावर टू इंक्लूड एंड एक्सक्लूड एनी एंट्री इन द शेड्यूल कास्ट लिस्ट। जो एससी की लिस्ट होती है जी, प्रेसिडेंट के पास ही पावर होती है उसे हटाना या इंक्लूड करना है। देयर इज प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट बोथ इन द लोकसभा एंड राज्यसभा। देखो जी, जो एससी के लिए रिजर्वेशन होती है लोकसभा और राज्यसभा दोनों में होती है। तो आपको बताना करेक्ट कौन सा, 1 ओनली, 2 ओनली, या फिर 2 3 या 1 3। देखो जी करेक्ट बताना है, करेक्ट ओनली 1 है जी ए। दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि प्रेसिडेंट नहीं बल्कि पार्लियामेंट एक्सक्लूड और इंक्लूड कर सकती है। प्रेसिडेंट ओनली नोटिफिकेशन के जरिए ये कह सकते हैं कि हाँ इस कास्ट को इंक्लूड किया जा रहा है, इस कास्ट को इस लिस्ट में डाला जा रहा है और निकाला जा रहा है, नोटिफिकेशन जारी करते हैं। लेकिन पार्लियामेंट के पावर पास होती है, पर पार्लियामेंट किसी को भी इस लिस्ट में डाल सकती है, निकाल सकती है। और जो रिजर्वेशन की जो रिजर्वेशन है सिर्फ लोकसभा में जी, राज्यसभा में नहीं है, तो इसलिए गलत हो जाता है ये आंसर करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट पे जी। नेक्स्ट हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन सिक्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ सर्टेन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज फ्रॉम द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को इंडिपेंडेंस मिलती है, आज़ादी, जो कौन सी ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, ऐसी संविधान में कौन सी धारा है जिनकी वजह से उन्हें आज़ादी मिलती है जी, अपना जो काम है इंडिपेंडेंटली कर लेते हैं, कोई भी डिसीजन लेना हो इंडिपेंडेंटली लेते हैं गवर्नमेंट से। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर के कारण जी, फिक्स्ड सर्विस कंडीशन के कारण, या एक्सपेंसेस बीइंग चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। देखो जी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर और फिक्स्ड सर्विस कंडीशन, या जो उनके जो सैलरी वगैरह अलाउंसेस वगैरह कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकाले जाते हैं, उनकी वजह से उन्हें इंडिपेंडेंट मिलती है। 1 ओनली, 1 2 3, 2 3 या 1 2। देखो जी ऑल ऑफ द अबव करेक्ट है, इन तीनों के कारण ही उन्हें इंडिपेंडेंट होती है, जिसके कारण वो अपना डिसीजन ले सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज हैव द लीडर ऑफ द अपोजिशन इन राज्यसभा इन दियर अपॉइंटमेंट कमिटीज। ये बताना है कि जो कमेटी होती है जी रिकमेंड करती हैं मेंबर अपॉइंट करने के लिए, चेयरमैन अपॉइंट करने के लिए, तो उनके मेंबर में राज्यसभा से अपोजिशन का लीडर किस कमेटी में होता है? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में होता है क्या? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में होता है क्या? सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन में होता है क्या? सीईओ ऑफ नीति आयोग के सीईओ में अपॉइंट करते हैं उसमें होता है क्या? देखो जी करेक्ट आंसर है ए, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अपॉइंटमेंट के जो मेंबर होते हैं उनमें होता है। इसके 6 मेंबर होते हैं जी अपॉइंटमेंट करने के लिए, चेयरमैन और मेंबर को अपॉइंट करने के लिए। कौन कौन से होते हैं 6 मेंबर? प्राइम मिनिस्टर होते हैं जी, एक होते हैं जी आपके लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा और राज्यसभा दोनों में होते हैं, एक डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं जी राज्यसभा के, और लोकसभा स्पीकर होते हैं जी, लोकसभा के स्पीकर और डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं जी राज्यसभा के। 5 हो गए, 4 ये लोकसभा के, और राज्यसभा में अपोजिशन के लीडर 4 हो गए, पीएम 5 हो गए, और 6 कौन सा होगा जी? सेंट्रल होम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर होते हैं जी। 6 मेंबर की कमेटी होती है जो रिकमेंड करती है। आज के लेक्चर में इतना ही जी, अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कर सकते हो आप, आपकी इच्छा की बात है।